स्वागत आप सभी का खरा सौदा में। तो जेरेमी पावल के बयान के बाद यूएस मार्केट गिरी और उन्होंने तो क्लियरली कहा इन्फ्लेशन उनको 2% का टारगेट दिखता है। पिछली स्पीच से इस स्पीच तक के बीच में ज्यादा चेंजेस भी नहीं दिखे। लेबर मार्केट वहां नरमी नहीं आ रही है और साथ ही ग्रोथ जो है वो अबव ट्रेंड है। इन सब के बाद यूएस मार्केट की कमजोरी क्या हमें भी एक कमजोर सेशन दे सकती है? बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है, क्रूड बढ़ा हुआ है। सारे ट्रिगर्स को एक बार देखते हैं। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ दिल्ली से डिम्पी और अभिषेक जुड़ेंगे। अगले 2.5 घंटे आपके लिए बाजार पर फंडामेंटल नजरिया, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ऑप्शन के ट्रेड और कई सारे आज के इंट्राडे और पोजीशनल ट्रेड्स लेकर आएंगे। लेकिन पहले 4 बड़े ट्रिगर समझते हैं। कहां का अर्निंग्स लेड ट्रेड पॉसिबल भी है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो यूएस मार्केट्स को अभी ब्रीफली अभिषेक भी टच करेंगे, लेकिन ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसके चलते क्रूड इंचअप है, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, तो इन सबसे हमें कितना इंपैक्ट आज पड़ सकता है। लेकिन यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं, एफएमसीजी पैक पर खास नजर होगी। एचयूएल के नंबर आए, आईटीसी के नंबर आए और आईटीसी का तो एसओटीपी वैल्यूएशन में भी बात करेंगे, वहां पर हम कई सारे ट्रेड अपॉर्चुनिटी डिस्कस भी कर रहे थे। लेकिन आज जो नंबर्स आने हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आने हैं, पेटीएम के नंबर्स आने हैं। पेटीएम पे एक ब्लॉक की भी खबरें हैं, किस तरह से आज ट्रेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और माफ कीजिए, जोमैटो पे ब्लॉक की खबरें हैं, सॉफ्ट बैंक के, तो वहां पर क्या ट्रेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन पहले एक एक कर सिनेरियो को समझते हैं। पहले तो डोमेस्टिक मार्केट को समझते हैं, क्योंकि डिम्पी अब भी आप लॉन्ग शॉर्ट रेशो देखें तो एफआईएस की उतनी ही दिख रही है। और इनफैक्ट कल हमने जो देखा लास्ट आवर ऑफ सेशन में, हम फिर से स्लिप होकर 19,600 के पास पहुंचे। तो क्या फिर से एक बार उसी क्रूशियल सपोर्ट को बाजार देखेगा? उसी क्रूशियल सपोर्ट को देखेगा। और हमने 3-4 पॉइंट्स आपके सामने रखे थे। मैं एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को जरा आपके स्क्रीन पे भी ले आता हूँ। पहला है एफआईएस का रोल और इस समय ग्लोबल मार्केट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप खुद ही रोज़ आंकड़े पढ़ रहे हैं, खुद ही रोज डीपी के नंबर्स बता रहे हैं, खुद ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिप के नंबर्स बढ़ रहे हैं, जीएसटी कलेक्शंस के नंबर्स ठीक आ रहे हैं। तो सब चीज़ तो ठीक है इंडिया में अभी तक मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है फिर? बाजार क्यों नहीं चल पा रहा? बाजार क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है बार बार गिरावट के अंदर? 2 मेजर कारण है। पहला एफआईएस का और दूसरा ग्लोबल मार्केट्स का थोड़ा ख़राब होना। वहाँ से जो संकेत आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। पहला पॉइंट मैं बताता हूँ, एफआईएस की ने अभी भी बिना बगैर उनकी खरीदारी के मार्केट 19,500 से 800 वाली रेंज में फंसा हुआ है। कल आपने टेस्ट क्या किया 500, कल आपने रीगेन क्या किया 600, फेल कहाँ पे हुए 700 को नहीं पा पाए। तो 500, 600, 700, 800, ये जो 400 पॉइंट की रेंज है, मार्केट आज भी इसी में फंसा रहेगा। हमें नहीं लगता कि मार्केट 19,500 को बहुत जल्दी से ब्रेक करना चाहता है, और हमें ऐसा भी नहीं लगता कि मार्केट बहुत जल्दी से 19,850 को पार करना चाहता है। एक और पॉइंट, कल एफआईएस की तरफ से 3% ओपन इंटरेस्ट के साथ फिर से बिकवाली हुई है। बैंक निफ्टी में कल फिर से 10% का ओपन इंटरेस्ट बना है। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट बार बार बहुत तेजी से और बड़े बदलाव पे हो रहा है। ये कुछ पॉलिसी बेस्ड खबरें भी हो सकती हैं जो मार्केट के अंदर कुछ दिनों में आ जाएं आगे। हमें ऐसा डाउट है कि बैंक निफ्टी ही अब लीडरशिप लेगा आगे चल के। थोड़ा पिटा हुआ ज़्यादा है, इसलिए रिकवरी की चांसेस भी ज़्यादा हैं। कब होगा, किस रूप में होगा, या फिर ब्रेक डाउन होगा, आप इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। तीसरा पॉइंट है, निफ्टी जब तक 850 पार नहीं करेगा मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं। आप अपने मन को दिलासा देते रहिए सिर्फ कि अच्छा ठीक है, बाजार चल रहा है, चलेगा, भगवान इसको चला दीजिए, मेरा माल फंसा हुआ है। होगा कुछ भी नहीं बॉस। 850 के बाद ही आके शॉर्ट्स का डर बैठेगा कि अब तो बाजार आ गया बुल्स की ग्रिप में, इसलिए बाजार चलेगा। तब तक बाजार नहीं चलेगा जब तक 850 को पार नहीं करता। और एक और पॉइंट, 44,500 बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली राहत 44,000 पे आएगी, दूसरी मेजर राहत 44,500 पे आएगी। और उसके बाद आप मेरे को याद रखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट कवरिंग कैसे आती है, वो आपको इसका बेस्ट एग्जांपल मार्केट आपको ज़रूर बताएगा। एक और पॉइंट, मार्केट के लिए फिर सपोर्ट एरिया कौन से हैं? 600 जिसको कल आप बचा के गए हो, 500 जो कि अब तक के लिए बचा हुआ है, ये सपोर्ट एरियाज़ हैं। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखें। कल बैंक निफ्टी ने 43,800 को ब्रेक कर दिया, उसको रीगेन करना मार्केट के लिए एक अचीवमेंट जैसा हो जाएगा। इसलिए 43,800 पे आके आप एक राहत की सांस ले सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ना कुछ लेवल्स बने हुए रहेंगे। अब आते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स पे। क्या नंबर्स का असर पड़ रहा है? देखिए, कल भी हमने आपको बहुत साफ साफ बता दिया था कि बजाज ऑटो और इंडसइंड बैंक बाजार की कोई हेल्प नहीं करेंगे, जबकि वो दोनों पॉजिटिव खुले थे। बाजार ने उसके बावजूद इंट्राडे लो टेस्ट किया उन दोनों के पॉजिटिव होने पर। तो बाजार हो कह रहा है कि अर्निंग्स को इग्नोर कर रहा है। किस चीज़ को पकड़ रहा है? एफआईएस को पकड़ रहा है और ग्लोबल मार्केट्स को देख रहा है। अर्निंग्स इग्नोर्ड हैं,
वो अपनी स्पेसिफिक चीज़ों में तो काम कर रही हैं, लेकिन बाजार की कोई हेल्प नहीं करेंगे। और मैं लिख के दे सकता हूँ, अभी भी अर्निंग्स मार्केट की कोई हेल्प नहीं करेंगी। वो कमज़ोर भी नहीं करेंगी, तेज़ भी नहीं देंगी। वो अपने आप में एक न्यूट्रल स्टांस लेके चल रही हैं जितनी अब तक की अर्निंग्स आई हैं। एक और पॉइंट, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन अभी भी 29% है। जब तक ये 40% अराउंड नहीं होती, मेजर मूवमेंट मार्केट का नहीं आएगा। इसलिए 29 से 40% तक के बीच का वेट कीजिए अभी आप। सरकारी कंपनीज अभी भी री रेट के कैंडिडेट बने हुए हैं, इस पे आप ध्यान रखिएगा, ये अभी भी बदले नहीं हैं। एक और बात, इजराइल वाला मैटर अभी भी चल रहा है, वहां से रुक रुक के कुछ ना कोई खबरें आ रही हैं। जिस दिन कोई बड़ी नेगेटिव या अच्छी खबर आई तो उसका असर मार्केट पे अभी ड्यू है, वो अभी और होना बाकी होगा। तो इसलिए इस एंगल पे आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से कोई भी खबर आएगी रिएक्शन छोड़ेगा जरूर अपना। क्रूड 95 से $98 डिस्काउंटेड है। डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे आने पर ही ठीक होगा। इन दोनों को क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। अभी ये कोई डैमेज नहीं करेंगे आपको, लेकिन डैमेज मैंने लेवल्स आपके स्क्रीन पर रख दिए। और एक और बात, ऑप्शन से बचें, कृपा करके ऑप्शंस ना लें। कल भी जिन्होंने ऑप्शंस में ट्रेड किया होगा, मंदी और तेज़ी दोनों फंस गए हैं, तो इसलिए ऑप्शन से बचें। आज फ्राइडे का सेशन है, उम्मीद करते हैं एक तरफा बाजार होने की आज थोड़ी कोशिश करेगा। अब जरा ग्लोबल मार्केट्स अभिषेक से समझ लेते हैं, उसका फिर मेहमानों को भी कनेक्ट करेंगे, डेरिवेटिव भी जानेंगे। अभिषेक। बिल्कुल, तो डिम्पी, अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो देखिए संकेत थोड़ी सी खराब साइड पर ही, क्योंकि डाउ में लगातार हम दूसरे सत्र में देख रहे हैं कि 250 अंकों किसी कम की 250 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं। इसके अलावा और ये गिरावट इसलिए है क्योंकि बॉन्ड यील्ड में हम उछाल देख रहे हैं। 5% के ऊपर बॉन्ड यील्ड निकल गई हैं, 16 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर हैं। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि यूएस फ्यूचर्स में भी नरमी है, तो वहां से थोड़े से संकेत थोड़े नेगेटिव साइड पर है। और एशियाई बाजारों का हाल हम देख ही रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी करीब 100 अंक नीचे है, 19,500 के आसपास है। पूरे के पूरे एशियाई बाजारों में गिरावट है। दरअसल फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने जो स्टेटमेंट दिया है ना, उसके चलते थोड़ी सी ये गिरावट और बढ़ी है। उन्होंने ये कहा कि महंगाई दर को नीचे लाने के लिए धीमी आर्थिक ग्रोथ की हमें जरूरत पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्याज दरें अभी हैं वो ज्यादा ऊपरी स्तर पर नहीं है। तो ये दो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे के लिए, भले ही अभी आगे दरें बढ़ने को लेकर कोई संकेत नहीं आए हो, लेकिन कम से कम इकोनॉमी को लेकर थोड़े से संकेत ये कमजोर देखे जा रहे हैं। और इसके चलते हमने अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखी और उसका असर एशियाई बाजारों पर आ रहा है। इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा है, 14वां दिन है, और वहां पर हम देख रहे हैं कि इजरायली ट्रूप्स गाजा बॉर्डर के बिल्कुल करीब खड़े हैं। तो वहां पर एस्केलेशन और बढ़ रहा है, वहां पर चिंताएं थोड़ी सी और बढ़ रही है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि क्रूड का भाव भी $93 के ऊपर चला गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, यूएस मार्केट, फ्यूचर्स, क्रूड, ये कम से कम 3 संकेत और जियोपॉलिटिकल, ये थोड़े से नेगेटिव साइड पर और आज भी शायद भारतीय बाजारों को परेशान करेंगी। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट्स हम आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद फिर मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एक एक करके पॉइंट्स हम डेरिवेटिव मार्केट्स का लेके आते हैं। स्क्रीन पे पहले निफ्टी लेके आइए। ऑलरेडी मैं लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए डेरिवेटिव्स का पॉइंट थोड़ा हम छोटा रख रहे हैं। कल वापस से थोड़ी शॉर्टिंग हुई है, थोड़ा प्रेशर मार्केट पे बना है, लेकिन 500-600 को क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। कई बार ये अपॉर्चुनिटी भी आपको देंगे कि इस लेवल के अंदर आके आप एंट्री कर सकते हैं। मैं बार बार आपको इंडाइसिस के लेवल बताता हूँ, इससे आप कंफ्यूज ना हो कि आपको स्टॉक्स में अलग काम करना है। इंडाइसिस सिर्फ आपके मनोभाव का काम करेगा। आपको स्टॉक्स पसंद है तो स्टॉक्स में काम कीजिए। इंडाइसिस सिर्फ आपके माहौल और वातावरण बनाने का काम करता है। दूसरी बात, लेवल्स एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वापस से दिखा दीजिए। 19,500-600 अभी भी एक अहम सपोर्ट की तरह काम काज करेंगे। 850 रेजिस्टेंस है, उसके पार होने पर ही 20,000 का लेवल आपको स्क्रीन पर दिखेगा। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप चेक करेंगे पोजीशंस, तो वहां पर फिर से 10% का ओवाई हुआ है। आपको याद होगा 2 दिन में 28%, 10% का ओवाई है। और मैंने कल एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि बारूद मार्केट के पास काफ़ी है। कम से कम बैंक निफ्टी को देख के लगता है अब सिर्फ डायरेक्शन चाहिए कि मिसाइल किस तरफ दागी जाएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। सिर्फ अभी ये वेट हो रहा है, रेंज के अंदर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। 44,000 के ऊपर आने पर फील गुड, 44,300 के ऊपर आने पर बहुत बेहतरीन आपको लगेगा। 43,500 आने पर अपने वित्तीय सलाहकार को, अगर वो सो रहे हो तो उनको उठाइएगा और पूछेगा कि मेरे को अपना माल काट दूं सारा, अब मार्केट का मंदी की गिरफ्त में आ रहा है, तो वो शायद वो जवाब हाँ में दे दे। तो इसलिए इन लेवल्स को क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। ये सारे के सारे पिवट पॉइंट्स हैं। दूसरी बात, पीसीआर और विक्स भी हमने निकाला है। विक्स ना ही आपका दोस्त है ना ही आपका दुश्मन है, वो ब्रेकआउट करके दुश्मन नहीं बनेगा और सपोर्ट पे वो आके खड़ा हुआ है, जो कि फियर को कम कर रहा है मार्केट के अंदर। पीसीआर के हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है, फेयर वैल्यूड है।
अंडर वैल्यूड भी नहीं है। कईयों को लगेगा बाजार सस्ता हो गया, बिल्कुल नहीं है। कईयों को लगेगा बाजार महंगा, बिल्कुल भी नहीं है। बाजार फेयर वैल्यूड है, जिस जगह होना चाहिए उसी जगह पर आके खड़ा हुआ है। ये पीसीआर क्लियर पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। दो शेयर जिस पर लोगों की खास नजर होती है वो कौन से हैं आज के? दो शेयर बताने से पहले मैं एक आंकड़ा मिस कर गया हूं। वो एक बार एफआईएस के अंदर है, 29,000 करोड़ रुपए की ऑप्शंस के अंदर बाइंग हुई है। कल 28,000 करोड़ रुपए के ऑप्शंस के अंदर सेल हुआ था। तो कुल मिला के बात यह है कि बाजार इस रेंज में रहने के लिए ऑप्शंस के आंकड़े को क्लियरली वॉच करते रहिएगा। अब आपने दो शेयर पूछे, फेस्टिवल का सीजन चल रहा है। ज़्यादातर मेहमान कल ABFRL के बारे में जिक्र कर रहे थे। कल क्लोजिंग होने के बाद मैंने इसको गौर देखा और इसके सारे डेरिवेटिव टेक्निकल एंगल्स को चेक किया। मेरे को भी शेयर काफ़ी पसंद आया। ABFRL ऑलरेडी हम आपको पहले भी एक बार दे चुके हैं और हमने वही वर्ड लिखा हुआ था जो आज हम वापस से लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। ये एक लंबे अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग, फिर बाद में कंसोलिडेट हुआ और बहुत लंबा समय इसने कंसोलिडेशन को दिया है। अब उसके ब्रेकआउट के अटेम्प्ट कर रहा है। बहुत अच्छा मूव आपको मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, फेस्टिवल सीजन सामने है और फ्रेश बाइंग पोजीशंस गिरते हुए मार्केट्स के अंदर भी दिख रही थी। तो ABFRL या AB फैशंस जैसी भी आप समझे, ये शेयर आपके लिए है। दूसरा शेयर इसी फेस्टिवल की थीम से थोड़ा कनेक्टेड है, बट वो टू व्हीलर सेगमेंट से है। असल में कल बजाज ऑटो के नंबर आए जिनसे मिस हुआ सो हुआ, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प उसका रब ऑफ इफेक्ट दिखाएगा और हीरो मोटोकॉर्प बुरा नहीं है शेयर। ये एक रेंज में फंसा हुआ शेयर है। ये रेंज को स्ट्रेंथन दे रहा है। रेंज को स्ट्रेंथ कहने का मतलब कि सपोर्ट्स को पक्के कर रहा है और रेजिस्टेंस की तरफ जाने की बार बार अटेम्प्ट ले रहा है। ये हमने आपके सामने मार्क किया हुआ है। इसमें कम से कम 300 से 400 रुपए की अभी और गुंजाइश है। ये 3550 से 3600 तक जाने की कैपेसिटी रखता है शेयर, इसलिए आप इस शेयर पर भी ध्यान रखिएगा। रिस्क तो ठीक है, स्ट्रांग बेस है, चर्निंग हो रही है, फेस्टिवल नंबर है और बजाज के नंबर ने इसको थोड़ा बूस्ट किया है। कल भी गिरते हुए मार्केट के अंदर चल रहा था, इसलिए दोनों शेयर हमने वैसे निकाले जिसमें फेस्टिवल फ्लेवर, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और कहीं ना कहीं इसमें रूम काफ़ी हो जहाँ पे आपको पैसा बन जाए। हल्के हाथ से काम कीजिएगा, जल्दबाजी, ज़्यादा पोजीशंस लेना इस समय खतरनाक होंगी। तो मोटोकॉर्प आपने लिया है और साथ ही आदित्य बिरला फैशन, ये दो स्टॉक्स पर नजर रहेगी। दोनों स्टॉक्स चल भी रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और आज के हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को पैनल पर जोड़ते हैं, उनसे आज के ट्रेड स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। हमारे साथ संतोष मीना, जतिन गेडिया और अक्षय पी भागवत बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, गुड मॉर्निंग। चलिए एक एक कर शुरुआत करते हैं। पहले एक बार इंडेक्स पे एक व्यू समझ लेते हैं। संतोष हमारे साथ भी हैं, संतोष से भी बात करते हैं। संतोष, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जिस तरह से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, इनफैक्ट निफ्टी में जो हमने देखे लेवल स्लिप हुए, आपको लग रहा है कि इतनी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का सिनेरियो इतना सपोर्टिव नहीं दिख रहा है, इतनी स्ट्रेंथ होगी कि आज शायद रिकवरी प्ले हो पाए, या फिर हम इंपॉर्टेंट वॉच करेंगे नीचे के सपोर्ट लेवल्स को? यस प्रियंका, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट की बात करें तो हमारे वीकनेस के साइन डेफिनेटली है, लेकिन हमारा मार्केट लोअर लेवल से रिकवरी दिखाता है बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक लिक्विडिटी। 19,480 जो पहले जो जिस दिन वॉर की शुरुआत हुई थी हमने गैप डाउन किया था, वो लो हम अब कल प्रोटेक्ट करने में कामयाब हुए। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे एक टेक्निकल स्ट्रक्चर देखूँ तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक रिस्क लगता है ब्रेकडाउन का, बट एक यही कैविएट है कि यहाँ इस मार्केट में शॉर्ट का कॉल लेना काफी रिस्की है बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक लिक्विडिटी। लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं तो एक क्लासिकल एक डबल टॉप भी है और एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का भी ब्रेकडाउन आते नजर आ रहा है। तो ये अगर ये बैंक निफ्टी 43,500 के नीचे फिसलता है तो हो सकता है 1,000-1,500 पॉइंट का भी कट देखने को मिल सकता है। तो मेरा भी थोड़ा सा शॉर्ट साइड रहेगा। निफ्टी 19,700 के नीचे तब तक सेल ऑन राइज प्ले करूंगा। 19,700 का स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे में 19,400 पहला टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी में 44,000 का रेजिस्टेंस है तो वो स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 43,200 जो 200 दिन का मूविंग एवरेज करीबन आएगा, वो मेरा टारगेट रहेगा। मेरा व्यू थोड़ा सा बेरिश है, बट एक यही कैविएट है कि लिक्विडिटी काफी स्ट्रॉन्ग है तो लोअर लेवल से रिकवरी भी बहुत फास्ट आती है, तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है इंट्राडे में। पर निफ्टी बैंक पर सेल की राय और यहाँ से ये मतलब ठीक भी है, क्योंकि आज ना गैप डाउन फिर से शुरुआत होगी। कल हमने रिकवरी देखी थी लोअर लेवल से, लेकिन एक कहावत है ढाक के 3 पात, मतलब कि जो स्थिति थी वही फिर से आज हो गई। तो इस पर नजर रहेगी इंडेक्स पर। लेकिन स्टॉक्स में मौके कहाँ पर बनेंगे, इसकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी। अक्षय, आपकी लिस्ट में आज कौन से शेयर हैं और बाई साइड वाले हैं या फिर सेल साइड वाले?
गुड मॉर्निंग टू इटिना स्वदेश टीम, दर्शकों को नमस्कार। तो मार्केट जिस तरह से एक रुख ले रहा है तो बायर्स को भी अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट्स को भी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि दोनों तरफ वोलाटाइल है बाजार, तो मैंने जो स्टॉक्स दो चुने हैं, एक बाय की तरफ है और एक शॉर्ट की तरफ है। जो बाय की तरफ है वो अल्ट्रा सेमको है। तो कल आप देखें तो रिजल्ट के बाद बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपमूव पेश करा था अल्ट्रा सेमको ने। स्ट्रॉन्ग अपसाइड और ब्रेकआउट देखने को मिला 8400 के ऊपर। तो ये मेरा पहला बाय कैंडिडेट है जहां पे मैं इसको रेकमेंड करूंगा कि आप आज गैप डाउन खुलते खुलते आपको अगर 8400 8420 तक लेवल मिल जाए तो सही एंट्री रहेगा, वहां पे आप बाय कर लीजिए। टारगेट बना के चले 8591 का, एक्सटेंडेड टारगेट कैन बी 8621। स्टॉप लॉस में ये ट्रेड बनेगा 8325। दूसरा ट्रेड जो है मैं रेकमेंड कर रहा हूं SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। तो इसका ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। जो ओवरऑल पैटर्न जो बन रहा है थोड़ा सा एक रेंज में चल रहा है, पर बार बार एक सेलिंग की गुंजाइश हो रही है। जैसे ही थोड़ा भी उछलता है 800 के ऊपर तो सेलिंग का कैंडिडेट बन रहा है। शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स पे एक सेल की रेकमेंड करूंगा SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स पे। तो करंट रेट पे आपको शॉर्ट करके चलना है, जैसे बाजार खुलेगा टारगेट बना के चले 760 का, सेकंड टारगेट 747, और ये ट्रेड में आप 810 का स्टॉप लॉस बना के चले। पे कार्ड शॉर्ट है, अल्ट्राटेक प्लस है। सीमेंट कंपनीज के अंदर कल अच्छी क्लोजिंग हुई है। अगर आप ग्रासिम वगैरह भी चेक करेंगे ना वो भी ठीक है। अगर आज हम एक शेयर आपके सामने और जोड़ते ना तो हम अल्ट्राटेक ही जोड़ते। अच्छा किया अक्षय पी भागवत ने आपको नोटिस करवा दिया। 85, 91 और 8600 प्लस तक के टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। सुमित मूलचंदानी भी इस बीच हमारे साथ पैनल पर जुड़ चुके हैं, और जतिन गोडिया और साथ ही संतोष जी तो हैं ही। जतिन से एक बार पता कर लेते हैं उनके आज के ट्रेड कौन से हैं। जतिन सर गुड मॉर्निंग, जरा बताएंगे आज आपके ट्रेड कौन से हैं? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमको लगता है कि बाजार में यहाँ से एक रिकवरी देखनी चाहिए, तो हम दो लॉन्ग साइड की तरफ दो लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट करना चाहेंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो मेरा SRF होगा। तो SRF में हमने देखा है कि एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर हुआ है, इन्वर्टेड HNS पैटर्न फॉर्म हुआ है आर्ली चार्ट्स पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ एक पुल बैक या तो एक रिट्रेसमेंट हमें देखने मिलना चाहिए। तो SRF हम बाय करके चलना चाहेंगे। हमारे टारगेट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 2400 के रहेंगे और हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 2220 का। जो सेकंड बाय कॉल है वो अपोलो टायर्स पे है। अपोलो टायर्स एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया है। पिछले 2 दिनों के एक करेक्शन से उसने रीटेस्ट भी कर लिया है वो ब्रेकआउट। तो हमें लगता है कि अभी ये ऊपर की तरफ अपनी जो रैली है वो स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए अपोलो टायर्स हमारी दूसरी पिक होगी। इसमें हम 378 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और 406 के लिए टारगेट्स के लिए बाय करके चलेंगे। अपोलो टायर स्टॉक में आपको याद होगा सीएट के नंबर आए, उसके बाद से ही टायर स्टॉक्स चल रहे थे, लेकिन थोड़ा ब्रीदर लेके अब फिर से अपोलो टायर में मोमेंटम दिख रहा है। और ठीक है, और बाकी दूसरे तमाम स्टॉक्स भी हमारे सारे एक्सपोर्ट्स के हमारे पास आ गए हैं। लेकिन सुमित मूलचंदानी भी हमसे जुड़ गए हैं, आप उनसे भी बात करते हैं। सुमित मॉर्निंग, बताएं आपके ट्रेड्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम अभी भी यहाँ पे डिलीवरी बेस थोड़े स्टॉक्स को रिकमेंड करना चाहेंगे जो अच्छे स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं या फिर अच्छा एक बेस बनाया हुआ है। जो पहला कॉल रहेगा वो रहेगा एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। आप जब डेली से थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बढ़िया सा अभी पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना हुआ है और स्टॉक ने अपना एक छोटा सा रेजिस्टेंस क्रॉस करके कल क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी कल के सेशन में काफी अच्छे जो बना है, तो मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। तो नजरिया आप यहाँ पे 3 महीने का लेके चलिए। करंट मार्केट प्राइस है अराउंड 170, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 150 का, और टारगेट यहाँ से रहेगा 211 एंड 230। जो दूसरा रहेगा वो रहेगा डी नोरा इंडिया। डी नोरा देखिए बहुत ये फॉल के बाद जो अपना प्रॉफिट बुकिंग आया था, स्टॉक ने अपना एक बेस बनाया है करीबन 1450। तो आप देखिए बैक टू बैक 2 कैंडल्स विद वॉल्यूम, तो ये अपना एक यू बॉटम रिकवरी कर सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 2350। तो करंट मार्केट प्राइस है आपका 1647, बाय कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1450 का, टारगेट 2100 एंड 2350। ठीक है, तो सुमित की तरफ से ये 2 शेयर डी नोरा, मतलब थोड़ा सा कम सुना हुआ स्टॉक है, लेकिन आज इसको आप फोकस में रखिएगा। ये 2 शेयर सुमित जी की तरफ से। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हमारे अभी तक यही ट्रेंड रहा है कि एक बाय एक सेल, कम से कम एक हेज भी हो जाता है, और दूसरा बाजार का जो माहौल है उसके बीच में सही स्ट्रेटजी भी है। संतोष जी, आप तो निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स पर तो आपके बेरिश कॉल ही है, स्टॉक्स में क्या करेंगे?
क्या आप भी एक लॉन्ग एक शॉर्ट के साथ जाएंगे या फिर दोनों बाय या फिर दोनों शॉर्ट? जी अभिषेक, मेरा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो जारी है, इसलिए मैं दोनों साइड के ट्रेड लेना चाहूंगा, एक बाई साइड और एक सेल साइड। बाई साइड जो डिम्पी ने मॉर्निंग में पिक किया है ABFRL, मुझे भी काफी अच्छा लगता है। इसका स्ट्रक्चर स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन हम फाइनली एक रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं। क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर का इसमें कल ब्रेकआउट आते दिखा है और स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और फेस्टिव सीजन की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 250 का टारगेट रहेगा, 232 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक सेल साइड है बंधन बैंक। कल इसमें नतीजों के बाद वीकनेस देखने को मिली थी और जो कल की क्लोजिंग आई वो इंडिकेट करती है कि यहाँ से और वीकनेस देखने को मिल सकती है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। यहाँ पर 220 का टारगेट रहेगा, 233 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है सर, आपका एक शेयर तो मेरे साथ ही मैच हो गया, ABFRL। उम्मीद करते हैं अच्छे से चल जाए, ताकि आपका जो एनालिसिस है वो हमारी भी थोड़ी इज्जत बढ़ा देगा मार्केट के अंदर। और दूसरा, बंधन बैंक आप कह रहे शॉर्ट है, ये बात तो सच है। RBL बंधन बैंक से बहुत उम्मीद थी, बंधन ने कल थोड़ा अपने आप को कमज़ोर किया और ये शायद हो सकता है एक्सटेंडेड हो जाए, 220 तक का टारगेट है। अब हमने सारी कॉल्स ले ली हैं, ट्रेडिंग कॉल्स आपने भी नोट कर ली होंगी। नीचे जो हम ना टिकर पे भी हम ट्रेडिंग कॉल्स चला रहे हैं, अगर आपसे कहीं मिस हो जाए ना तो आप वहाँ से भी नोट कर लीजिएगा, वो हम बाकायदा पिक्चर के साथ लगा के उनके स्टॉप लॉस टारगेट आपके लिए लिख देते हैं अगर आपसे मिस हो जाए तो। अब मेरे साथ शरद जुड़ रहे हैं। शरद आपको 2 हिस्सों में आपको जानकारी देंगे, पहले तो खबरों की और फिर दूसरा क्योंकि अर्निंग्स चल रहे हैं तो उन्होंने अर्निंग्स को भी रीड किया हुआ है, तो अर्निंग्स की। शरद गुड मॉर्निंग्स। पहले किसके बारे में बताएंगे, आपकी चॉइस है, अर्निंग्स बताओगे कि खबरें बताओगे? सबसे पहले तो डिम्पी अर्निंग्स बताएंगे और सबसे पहले जो कंजम्पशन स्पेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो हम लोग बात करेंगे FMCG कंपनीज़ की, फिर हम बात करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की और एक जो है आप कह सकते हैं अल्कोहल एंड स्पिरिट्स वाली भी कंपनी रहने वाली है। सबसे पहले फोकस में रहेगा आपका ITC और याद रखिए कंपनी में ऑलरेडी एक री रेटिंग देखने मिली है उनकी वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस में, लेकिन ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। अगर बात करें तो आप कह सकते हैं पैट में भी लगभग 10% का उछाल आया, लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी जो बिजनेस की जो कंट्रीब्यूशन होती है सिगरेट की, वहाँ पे वॉल्यूम बिजनेस जो है लगभग 6% का है। अनुमान कितना था, वो 5% था। तो ओवरऑल जो उनकी मेन बिजनेस है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली और बाकी बिजनेस में भी जो है हाई बेस के कारण एक इम्पैक्ट देखने मिला है। अब बात करते हैं HUL की, यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो लगभग 2% का आया था, लेकिन जो अनुमान था वो जो था 4% का था। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, FMCG कंपनीज़ के ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन्स के एक्सपेंशन जो है सिक्वेंशली देखने मिली है और जो रूरल रिकवरी होता है उसको लेके एक पॉजिटिव नज़रिया जो है सेकंड हाफ के लिए रखा गया। और याद रखिए अब फेस्टिव सीजन में हैं हम, तो नंबर्स जो है Q3 में और इम्प्रूव देखने मिल सकते हैं। अब बात करेंगे यूनाइटेड ब्रूअरीज की, तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। हालांकि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 7% का ग्रोथ आया है, लेकिन जो प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट में उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कुछ कुछ स्टेट्स में जो है वॉल्यूम्स इम्पैक्ट हुए थे क्योंकि ऑपरेशनल मॉडल जो है बिजनेस की उसमें चेंज देखने मिली है। साइंट की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स जो देखें तो यहाँ पे एनालिस्ट एस्टिमेट से बेहतर देखने मिले हैं। वहीं मिड कैप स्पेस में सागर सीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन्स एक्सपेंशन में स्ट्रेंथ आई है और स्ट्रॉन्ग जो अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। अब ट्रेडर्स सर्विसेज की बात करें तो Q1 नंबर्स आए थे क्योंकि हाल ही में लिस्ट हुई है कंपनी और यहाँ पे अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं। लेकिन अब कंजम्पशन स्पेस की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जो है वोल्टास के नतीजे भी जो है लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। अब इसका इम्पैक्ट जो आया है उनके प्रोजेक्ट्स बिजनेस के लिए आया है जहाँ पे परफॉर्मेंस ख़राब देखने मिली है। और आखिरी स्टॉक रहेगा इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे देखें तो इनके NI जो है वो 20% के ऊपर आए हैं, नंबर्स एनालिस्ट एस्टिमेट के बेटर आए और एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंजम्पशन के मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स में कुछ पिक्स में जो है एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। ठीक है, शरद ने ये तो आपको बता दिया कि ये सारे नंबर्स हैं, नंबर्स पे आपको ध्यान रखना है। ये भी बताया कि अच्छे क्या हैं और बुरे क्या हैं। अच्छा शरद, मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा था, मेरे को लगा शायद आपने कल मैच को मिस कर दिया, नहीं तो आप बोलते मैं अर्निंग्स और खबरों से पहले मैं आपको मैच की डिटेल दे देता। तो कोई बात नहीं, आपसे आप मत बताइए, हम अभिषेक से पूछ लेंगे। अभिषेक ने पूरा मैच देखा है कल उन्होंने सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लिया था मीटिंग के लिए, फिर आगे पीछे मैच ही देखते रहे, तो इनसे पूरे हम डिटेल अपने आप से ले लेंगे। आप हमको ज़रा खबरों वाले शेयर्स बता दीजिए।
जी बिल्कुल, आप जो मैच के बारे में बात कर ही रहे थे, तो मैच देखते समय लोग ऑर्डर भी करते हैं और यहाँ पे ज़ोमैटो सबसे पहले फोकस में रहेगा। हालांकि ये ऑर्डर रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि सॉफ्ट बैंक जो है आज ब्लॉक डील के जरिए लगभग 1% स्टेक की जो है बिकवाली कर सकती है। इसकी जो वैल्यू है 1000 करोड़ के ऊपर है और जो डील एक्सपेक्टेड है वो 2% डिस्काउंट पे करंट मार्केट प्राइस पे देखने मिल सकती है। ऑलरेडी सॉफ्ट बैंक का होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में जो हमने चेक किया तो पता चला कि ऑलमोस्ट 2.2% स्टेक देखने मिल रहा है। अब नैटको फार्मा में जो एक एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक में, क्योंकि 8 ऑब्जर्वेशन देखने मिले हैं यूएस एफडीए द्वारा। अब ये उनके हैदराबाद की फैसिलिटी को लेके है और जब ये ऑब्जर्वेशंस बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट सेंटिमेंटली शुरुआत में देखने मिलता है। एस्ट्रल की बात करें तो कॉनकॉल में जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कहा गया था वो है कि जो फर्स्ट हाफ में जो परफॉर्मेंस अच्छी हुई है तो मैनेजमेंट ने वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस को उसको बढ़ा दी है, अब वो 20% के ऊपर कर दिया और वो एक्सपेक्ट करे कि जो रेवेन्यू है सेकेंड हाफ का इस वित्त साल 2024 में वो ज़्यादा होने वाला है फर्स्ट हाफ से। लॉक इन पीरियड खत्म होने वाले तो इन दो स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा, स्पेशली आपके फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में वो रहने वाला सामी होटल्स और जैगल प्रीपेड सर्विसेज। इन दोनों कंपनीज जो हैं रिसेंटली ये लोग जो हैं लिस्ट हुए हैं। और अतुल ऑटो एक इंटरेस्टिंग नाम आ रहा है यहाँ पे। सितंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न की जो है अनाउंसमेंट से चेंजेस आए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी याद रखिए प्रेफरेंशियल इशू का भी कन्वर्जन हुआ था और यहाँ पे जो एस इन्वेस्टर विजय केडिया जी हैं लास्ट क्वार्टर अगर देखें सीक्वेंशियली तो उनका स्टेक 14% था, अब जो है मिला के कंबाइंड बेसिस पे 20% के ऊपर हो गया, ऑलमोस्ट 21% का स्टेक हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट स्टॉक के लिए और स्टॉक में बहुत एक अच्छी तेज़ी भी देखने मिली है। अब आखिर में बात करेंगे लैंडमार्क कार्स पे। अब ये स्टॉक पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मर्सिडीज़ बेंज के FY23 के नंबर्स आए हैं जो इंडियन बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 65% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है, यानी कि जो रेवेन्यू है 10,000 करोड़ के ऊपर हो गई है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपनी जो है आपके लैंडमार्क कार्स वो रिटेलर है और मर्सिडीज़ बेंज के जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे लगभग 15% मार्केट शेयर, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट शेयर जो है भारत में है। तो इसके कारण अगर मर्सिडीज़ बेंज के सेल्स में इंप्रूवमेंट आता है तो ऑफकोर्स लैंडमार्क कार्स भी जो है दिन के ट्रेड में फोकस में रहेगा और एक पॉजिटिव सेंटिमेंटल रब ऑफ देखने मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये सारी की सारी खबरें भी आपको शरण ने बता दी है। बहुत मेहनत करके लेके आते हैं सारी खबरें, आप अच्छे से नोटिस कर लेते होंगे और मेरे लिए तो ये डेली का टॉनिक जैसा होता है। मैं इतनी सारी खबरें पढ़ नहीं सकता। शरद अगर आप ना हो तो मैं सोचता हूँ मेरा होगा क्या, मेरे को तो खबरें नहीं पता लगेंगी। तो आप, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप जुग जुग जिए ताकि खबरें हमको मिलती रहें, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इस बीच मेरे साथ वमाक्षी भी जुड़ रही हैं, वो हमको जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी देंगे, लेकिन ठीक उससे पहले क्योंकि जब मैच की बात छिड़ी गई है तो मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो एक बार अभिषेक से समझ लेते हैं कल हुआ क्या था पूरे मैच में। अभिषेक, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, आप शुरू से लेके एंड तक का सब कुछ बता दो। डिप्टी देखिए, अभी शरद जो आखिरी जो स्टॉक्स न्यूज बताया ना लैंडमार्क कार्स, तो उस कार से मुझे याद आया कि अभी रोहित शर्मा ना परसों की बात है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर धरे गए, चलान कट गया उनका, 3 बार उन्होंने ओवर स्पीडिंग की और वो उनकी ओवर स्पीडिंग कल के मैच में भी जारी रही। मतलब पूरा मूड बना के आते हैं। मतलब अगर आप 2019 के वर्ल्ड कप का स्ट्राइक रेट देखेंगे पहले 20 बॉल्स में और 2023 में तो जमीन आसमान का फर्क है। 2019 में पहले 20 बॉल में स्ट्राइक रेट 73 का होता था, अब वो 120 का हो गया है। तो जो कार दौड़ा रहे हैं ना अपने इनिंग्स में वैसे ही दौड़ा रहे हैं, पेस कर रहे हैं। कल के अगर हम मैच की बात करें तो एक शब्द है अंग्रेजी का क्लिनिकल परफॉर्मेंस रहा टीम इंडिया का, क्योंकि टीम इंडिया ऐसे जीत रही है कि 10 ओवर बाकी रहे मैच जीत गए, 12 ओवर बाकी रह रहे मैच जीत रहे हैं। कल भी बांग्लादेश ने शुरुआत अच्छी की थी, 15 ओवर में 90 का रन बना लिया उन्होंने, लेकिन उसको फिनिश अच्छा नहीं कर पाया और 256 रन का जो लक्ष्य था टीम इंडिया के लिए बहुत ही हम आसान कहेंगे और उसको भारतीय बैटर्स ने आसान बनाया भी। पहले शुभमन गिल ने, रोहित शर्मा ने गजब की स्टार्ट दी, उसके बाद विराट कोहली आ गए, सेंचुरी मारी और सेंचुरी में केएल राहुल का भी योगदान था क्योंकि आखिर में 20 रन चाहिए थी जीत के लिए और सारे के सारे फिर विराट कोहली के बल्ले से आए। लेकिन 48 सेंचुरी विराट कोहली की हो गई है और सचिन तेंदुलकर द लेजेंड द ग्रेट उनसे सिर्फ एक कम रह गई। लेकिन अब यहां से कारमा पहुंचेगा धर्मशाला में जहां मैच होगा न्यूजीलैंड से। 4 मैच जीतकर न्यूजीलैंड टॉप पे है, उसके बाद मैच है इंग्लैंड से जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है। तो अब अगले जो 2 मैच है ना वो थोड़े से टफ रहने वाले, लेकिन यस टीम इंडिया बेहद मजबूत, बहुत ही शानदार, बेहद मजबूत और बढ़िया स्थिति में, और यहाँ पे भी नंबर 1 हो गई है, बहुत ही शानदार। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ हमने स्टॉक्स पता कर लिए, वमाक्षी से रिपोर्ट्स लेनी है हमको, जरा वमाक्षी से रिपोर्ट्स पता कर लेते हैं। वमाक्षी अपनी रिपोर्ट्स आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एफएमसीजी कंपनीज के साथ। हम
देख रहे हैं कि आईटीसी के ऊपर एक नोट आई है इन्वेस्टेक की तरफ से और ये हाईलाइट कर रहा है कि अनुमान से मजबूत कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि होटल डीमर्जर का ट्रिगर है वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। हाई अर्निंग्स ग्रोथ फेज अब पीछे रह चुका है और आगे कंपनी से हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है और इसी के चलते इन्वेस्टेक ने आईटीसी पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा एचयूएल पर इन्वेस्टेक का कहना है कि रेवेन्यू और अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से कमज़ोर कंपनी ने रिपोर्ट की है। एडजस्टमेंट्स के बाद जो कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है ये भी अनुमान से कमज़ोर है। ओवरऑल वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम देखें तो अपसाइड पोटेंशियल भी काफ़ी लिमिटेड नज़र आ रहा है और इसी के चलते इन्वेस्टेक ने एचयूएल पर अपनी होल्ड की राय को बरकरार रखा है और अपना टारगेट प्राइस उन्होंने घटाया है। इसके अलावा एस्ट्रल पर फोकस करेंगे। सीएलएसए का कहना है कि दूसरे तिमाही के नतीजों की अगर हम बात करें तो काफ़ी मजबूत पाइपिंग बिजनेस रहा है मगर ये ऑफसेट हुआ है वीक एडहेसिव बिजनेस से। कंपनी की तरफ से गाइडेंस भी आई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है और वैल्यूएशंस हालांकि डिमांडिंग नज़र आ रहा है और इसी के चलते सीएलएसए ने एस्ट्रल पर अपनी बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने घटाया है। वोल्टास पर यूबीएस का कहना है कि मार्केट शेयर के साथ प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी पोस्ट करने के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं और ऑन एंड ऑल इंडस्ट्री लेवल पर प्रोविजन लेड पीएनएल मिस नज़र आया है दूसरे तिमाही में और इसी के चलते यूबीएस ने वोल्टास पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। हैवेल्स पर यूबीएस का कहना है कि कंज्यूमर डिमांड सॉफ्ट रही है, लिमिटेड B2B कैपेसिटी है जिसके चलते पीएनएल नॉर्मलाइजेशन थोड़ा ड्रैग होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल इन ऑल टॉप लाइन पर मिस कंपनी ने रिपोर्ट किया है और इसी के चलते यूबीएस ने हैवेल्स पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने घटाया है। लार्जली इसके अलावा हम फोकस करेंगे आखिर में आईजीएल पर। जेफरीज का कहना है कि दिल्ली की जो पॉलिसी है कैब एग्रीगेटर्स पर ये फाइनल स्टेज में नजर आ रही है और इसका इम्पैक्ट करीब 30% वॉल्यूम्स जो है कंपनी के उस पर आ सकता है। लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल भी ग्रोइंग ईवी रिस्क को फैक्टर इन कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल जेफरीज ने आईजीएल पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस घटाकर 465 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच ममाक्षी फॉर कंपाइलिंग ऑल ऑफ दिस। तो यानी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आ गई हैं। अर्निंग के कई सारे स्टॉक्स भी हमें शरद ने बताया पॉसिबल ट्रेड्स को ढूंढते हैं। कुछ स्पेसेस जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, मिड कैप आईटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। साइंट के नंबर्स आए और साइंट कल भी आप देखें तो 5% चला था। मिड कैप आईटी में कुछ स्टॉक्स हैं जो लगातार मार्च लो से ही आप देखें तो वहाँ से चल भी रहे हैं। इनफैक्ट साइंट में तो साइंट डीएलएम के आईपीओ का जो ट्रिगर था तब से 1000 रुपये से जो चलना शुरू हुआ अब तक नीचे आया नहीं है। लेकिन क्या थोड़ा नंबर्स अच्छे आए हैं ऑलरेडी? कितना हद तक प्राइस्ड इन है ये नंबर्स और प्लस ग्लोबल जो अब नैस्डैक में वीकनेस है, इन सब के कॉम्बिनेशन में आज साइंट को ट्रेड कैसे करना चाहिए संतोष? प्रियंका, साइंट मिड कैप आईटी में रैंक आउट परफॉर्मर रहा है। इस साल ये 120% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। अभी भी स्ट्रक्चर अच्छा है। अभी बीच में हमने करेक्शन देखा, एग्जैक्ट 50 डे मूविंग एवरेज से कल इसने बाउंस बैक दिखा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। नीचे 1650 एक बहुत ही अच्छा बेस है, ऊपर में 1800 रेजिस्टेंस है। तो जिसके पास ट्रेड पोजीशन है उसको पोजिशनल बेसिस पे होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1650। ऊपर में 1800 के ऊपर निकलता है तो फिर से शायद हमको 1950-2000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक प्लेट हमारे सामने आए कि कहाँ कहाँ नंबर्स आए हैं अच्छे और कहाँ नंबर्स जितने भी एमएफआई स्पेस है इसे हम कल डिस्कस भी करते हैं। इक्विटास के देखिए यहाँ पे भी अच्छे नंबर आए। आप एफएमसीजी में एचयूएल के साथ साथ आप मिड कैप और स्मॉल कैप एफएमसीजी को भी ध्यान रखें क्योंकि एचयूएल से भले ही एस्टिमेशन वॉल्यूम ग्रोथ जो है एस्टिमेट से मिस हुई हो, लेकिन अगर आप आईटीसी के देखें वहां पर एक्सपेंशन देखने को मिली है। तो क्या थोड़ा सा एक सेंटिमेंट सुधरते हुए दिख रहा है? टू व्हीलर स्पेस से तो ऐसे ही दिख रहा है, शायद रूरल सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिख रहा है अनुमान के मुताबिक। और कमजोर कहाँ नंबर्स आए तो सारे पॉसिबल ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। राघवेंद्र केडिया भी हमारे साथ बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। राघवेंद्र, ट्रेड बेस्ड अर्निंग बेस्ड ट्रेड्स तो हैं कई सारे, लेकिन एक खास स्टॉक जो मुझे आपसे डिस्कस करना था वो था अतुल ऑटो का, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो विजय केडिया का स्टेक बढ़कर लगभग 21% हो गया है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में अब तक जो एक दो बड़े कंसर्न्स थे वो ये थे जो इनकी OBD2 नॉर्म की कंप्लायंस पेंडिंग थी, जो सर्टिफिकेशन पेंडिंग थी, विच लुक्स कि वहां से लग रहा है कुछ अच्छी पॉजिटिव आते हुए दिखेंगे शायद स्टॉक में, क्योंकि आप पिछले 4 महीने में देखें तो अच्छी खासी 40% से ज़्यादा की मूव आ चुकी है। प्लस ये जो इनका ई व्हीकल 3 व्हीलर सेगमेंट में जो ई कैटेगरी इलेक्ट्रिक कैटेगरी आनी है उसको लेकर शायद एक्साइटमेंट काफ़ी है। आप इस स्टॉक को अगर स्टडी कर पाएँ तो इसके बारे में क्या असेसमेंट है आपकी, आपके टारगेट्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग इटिना स्वदेश टीम। अतुल ऑटो स्पेसिफिकली एक जो नेगेटिव हैंगओवर था इन टर्म्स ऑफ द सर्टिफिकेशन वो क्लियर हो रहा है
और पिछली बार ये थोड़ा सा मैनेजमेंट कमेंट्री में भी हिंट किया था. सो दैट इज एक्चुअली बीइंग सीन इन हैपनिंग इन एक्शन. तो ये पॉजिटिव रहेगा. एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि काफी रेप्यूटेड है, उनका अगर स्टेक बढ़ता है तो ये भी फॉर अ न्यू शेयर होल्डर जो अगर लेना चाहते हैं उनके लिए काफी कंफर्टिंग है. और आज कल एक फैंसी वर्ड हो गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल. सो जिसमें भी स्टॉक में अगर थोड़ा सा भी प्रोग्रेस हो रहा है, चाहे कम प्रमाण में हो रहा हो, बट तो वो एक मार्केट उसको एक हायर पी मल्टीपल देता है, वैल्यूएशंस पर उसको एक थोड़ा सा जो कहते हैं री रेटिंग होता है. अतुल ऑटो ने भी ये स्पेसिफिक किया है. और इस स्पेस में, थ्री व्हीलर स्पेस में ज्यादा कंपटीशन नहीं है ईवी स्पेस में, तो इसको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज वहां से भी मिल जाएगा. सो अतुल ऑटो 660 का करंट प्राइस है. अगर इसको आप 1 साल की अवधि के लिए लेंगे तो हमें लगता है इसमें 20% का अपसाइड पॉसिबल है और तकरीबन 780 का टारगेट आ सकता है. एक स्लो एंड स्टेडी अप मूवर रहेगा. अतुल ऑटो वुड बी अ गुड स्टॉक फॉर अ 1 ईयर टाइम होराइजन. 1 साल के निवेश के लिए 660 पर अतुल ऑटो लेके 780 का टारगेट बनता है. ठीक है. खैर पहले से भी वेल्थ क्रिएटर रहा है अतुल ऑटो और इस बार दूसरी बार राघवेंद्र ये कह रहे हैं कि इसके अंदर पोजीशंस ली जा सकती हैं. कल डेज हाई पे जाके बंद हुआ. मार्केट शेयर इनका ठीक ठाक है. सीएनजी डिविजन्स के अंदर ये आ चुके हैं. काम वहाँ पे काफ़ी अच्छा है इनका. और 6 महीने के अंदर आप देख पा रहे हैं जो परसेंटेज आपको बता रहे हैं कि जो ये मनी मेकर है आपके लिए 250 रुपये के आसपास चला है ये शेयर. खैर एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स पकड़ते हैं. मैं अर्निंग्स और खबरें दोनों ही एक साथ आपके सामने रखता हूँ. पहले जरा शरद ने जो हमको स्टॉक्स एंड न्यूज़ बताया उसमें से जोमेटो है एक. सॉफ्ट बैंक ने करीब 1% के आसपास ऑफलोड किया है माल अपना. 1024 करोड़ का कुल मिला के ये डील बनती है और जो भाव है 109 से लेके 111 रुपये के बीच में है. संतोष सर, थोड़ा पोजिशनली ये स्ट्रांग हुआ शेयर है 102 105 का ब्रेकआउट करने के बाद. ये जो 1% का कल ऑफलोडिंग हुई है, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे सर? कुछ दिख रहा है आपको चार्ट्स में? डिम्पी, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है और मैं इस स्टॉक को लेकर बुलिश हूँ क्योंकि ये स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट दिखा के एक मोमेंटम पकड़ रहा है. फंडामेंटली भी यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं. आने वाले समय में शायद हमको स्टॉक में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते दिखे. तो अगर किसी वजह से स्टॉक इस वजह से थोड़ा बहुत भी गिरता है, स्टॉक कभी 107 105 की रेंज में आता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए क्योंकि इसका जो एक्चुअल टारगेट आ रहा है ऊपर में 125 रुपये का आ रहा है. तो अभी भी यहाँ से 14-15 रुपये की अपसाइड बाकी है. तो यहाँ कोई भी कमजोरी दिखती है अगर इस न्यूज़ की वजह से तो खरीदारी कीजिए. नीचे 102 रुपये का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 125 रुपये का टारगेट है. कर लेते हैं. एक और शेयर भी है, वो है नेटको फार्मा. टिपिकली कल फार्मास्यूटिकल्स के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, इसलिए मेरे को ये शेयर पहले पूछना पड़ा. आईटीसी और एचयूएल जैसे बड़ी कंपनीज के नंबर से पहले भी, और कल ये डेज लो पे जाके बंद हुआ है. असल में इसको फॉर्म 483 मिला जिसमें 8 ऑब्जर्वेशन भी मिली है. ये शेयर के लिए ठीक नहीं होता यूएसएफडीए से. एक बार अक्षय आप इसको चेक करेंगे नेटको फार्मा को, ये आज और वीक होगा क्या? इसका अगर आप प्राइस पैटर्न देखे गए कुछ ट्रेडिंग सेशन से, एक साइडवेज पैटर्न है. करीबन 800 से 810 का ब्रॉडर बेस है इसका और ऊपर में 900 का रेजिस्टेंस है. तो कल 833 पे क्लोज हुआ. जैसे आपने अभी खुलासा किया, थोड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट है न्यूज की स्टॉक में, तो शायद गैप डाउन हो, थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिले. 800 810 ये सपोर्ट है. वहां पे हमको प्राइस एक्शन देखनी है कि स्टॉक वहां पे संभल पाता है कि नहीं. वहां पे कोई पॉजिटिव एक्टिविटी दिखे आपको तो ट्रेडिंग के लिए बाय कीजिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है. 780 का फिलहाल स्टॉप लॉस रखेंगे ट्रेड में. पर एक बार आप 800 पे ट्रेडिंग एक्शन देखिए, पॉजिटिव बम्प अप दिख रहा है, बाइंग एक्टिविटी दिख रही है तो बाय कीजिए. अगर बाउंस बैक कर जाए सपोर्ट से तो फिर हम शायद वापस 860-70 की उम्मीद रख सकते हैं स्टॉक में. पर फिलहाल आज थोड़ा सा नेगेटिव रुक रहेगा. 800 दिख सकता है नेटको फार्मा. ठीक है, नेटको फार्मा पर ये व्यू. कुछ बड़े नतीजों की बातचीत कर लेते हैं क्योंकि कल ना एफएमसीजी का दिन था. आईटीसी के एचयूएल के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए. नेस्ले के नंबर आगे थे. आईटीसी के नंबर्स अच्छे हैं. मुनाफे में हम 10% की ग्रोथ देख रहे हैं. मार्जिन हालांकि सपाट है, थोड़ी सी हल्की सी बढ़त वहाँ पर है और आय में 2.25% के आसपास का उछाल है. एक बढ़िया चीज़ ये है कि सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ जो आई है जिसका कि इनके पूरे आय में एक बड़ा हिस्सा होता है, वो उम्मीद से बेहतर आई है. 6% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है सिगरेट कारोबार में. शेयर हालांकि 450 के आसपास लंबे समय से टिका हुआ है. संतोष, आज कुछ और तेजी की उम्मीद हमें करनी चाहिए आईटीसी में, आप क्या सलाह देंगे आप?
आईटीसी की बात करें तो स्टॉक पिछले कुछ समय से एक रेंज में अटका हुआ है, नीचे 435 ऊपर 455, तो मुझे लगता है अभी इसी रेंज में रह सकता है। इन केस अगर इस रेंज से बाहर निकलता है, ऊपर 455 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब होता है, तो फिर ये स्टॉक यहाँ से तेजी दिखा सकता है। स्टॉक में फिर हमको शायद 475 480 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर 455 क्रॉस करता है तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो। नीचे 435 एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, आईटीसी पर ये व्यू। लगे हाथ एचयूएल पर व्यू ले लेते हैं। जतिन, इस पर आप बताइए, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि मार्जिन में ठीक ठाक सुधार है, डिविडेंड का भी ऐलान कंपनी ने किया है, मुनाफे में और आय में करीब करीब 3.5 से 4% के आसपास की ग्रोथ है। लेकिन एक जो की आंकड़ा होता है एफएमसीजी कंपनी में, वो होता है वॉल्यूम ग्रोथ का। वहां पर नंबर्स कमजोर हैं। 2% की वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट की कंपनी ने, एस्टिमेट थे 4% के, और इसी नंबर पे हो सकता है कि शेयर आज रिएक्ट करे। आप बताइए एचयूएल के शेयर में आज क्या करना है, किस तरह से ट्रेड करें इसको? देखिए, टेक्निकली अगर जो मैं चार्ट्स पैटर्न को एनालाइज करूँ तो मेरे को लगता है कि डेली चार्ट्स के ऊपर एक हाई टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन ऑलरेडी इन प्लेस है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने गैप डाउन जरूर देखा था, लेकिन वो गैप डाउन अराउंड 40 डे एवरेज के सपोर्ट के साथ ऊपर फिर से आ गया है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो वीकनेस दिखती है तो हमें लगता है कि नीचे में 25-20 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरे को लगता है कि पॉजिटिवली ट्रेड या तो रिएक्ट करना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 26-40 तक ये पॉजिटिवली ट्रेड कर सकता है। ओवरऑल मेरे को लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अगर जो नेगेटिव रिएक्शन आया तो उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना चाहिए हमें। ऑल राइट, कुछ और स्टॉक्स जिनके नंबर्स के बाद गाइडेंस भी आई है। एस्ट्रल की अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी हालांकि सीएलएसए ने तो यहाँ पर सेल की रेटिंग दी है। उन्होंने Q2 को रिव्यू किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ी सी जो पाइपिंग वॉल्यूम गाइडेंस है वो ऊपर है, हालांकि ऊपर है गाइडेंस, लेकिन जो ग्रोथ आउटलुक उन्हें दिख रहा है इस वक्त स्ट्रॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए, वो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा वहाँ पर उन्होंने बात ज़रूर की है और इसी वजह से टारगेट को प्राइस को थोड़ा घटाया। अच्छी चाल राघवेंद्र, ये सारे पाइप काउंटर्स चल चुके हैं और ऑफ कोर्स एक क्लियर बेनिफिशियरी है इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स का, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट कैपेक्स हो। लेकिन मेजर ऑफ द मूव्स क्या एस्ट्रल में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर इन लेवल्स पर जाकर आपको एस्ट्रल की वैल्यूएशन कैसी दिखती है? जी, एस्ट्रल स्पेसिफिकली काफी टू अप टू फास्ट का एक प्राइस मूवमेंट जो आया है वो उसमें दिखता है। तो हमें लगता है कि एक प्राइस करेक्शन इसमें पॉसिबल है। वैल्यूएशन पे थोड़ा कंपनी एक्सपेंसिव है, तो यहाँ से तकरीबन 15% से 10% से 15% का डाउनसाइड आ सकता है। 1650-1700 लेवल एक बेटर एंट्री लेवल होगा। मार्केट भी काफी हाई लेवल्स पर है। पाइप कंपनीज ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म करी है। सो यहाँ पर एक जो कहते हैं टाइम करेक्शन होगा वो इसमें एस्ट्रल में पॉसिबल है और थोड़ा प्राइस करेक्शन पॉसिबल है। तो 1700 लेवल एक बेटर एंट्री लेवल होगा। टिल दैट टाइम वी विल अवॉइड दिस स्टॉक। अभी वेट एंड वॉच रहेगा। इसमें फ्रेश एंट्री को हम रिकमेंड नहीं करेंगे 1840 के लेवल्स पर। फ्रेश एंट्री ऑफ कोर्स वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव लगती भी है, इसलिए आपको थोड़ा डिप पर खरीदना चाहिए। हालांकि आउटलुक पॉजिटिव ही है इन्हीं कंपनीज का, इन सारी कंपनी से फंडामेंटली कहीं से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंट्री पॉइंट बहुत सोच समझ के आपको लेना चाहिए। ठीक है, बात कुछ और स्टॉक्स की भी करते हैं। इनफैक्ट नंबर्स जैसे जैसे नंबर्स आए उनमें स्ट्रॉन्ग नंबर्स, अगर वो प्लेट हम दोबारा लेकर आए उसमें इक्विटास के भी बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, AUM ग्रोथ दिखी है और MFI स्पेस है, और ये स्पेस में आप देखें तो ज़्यादा वीकनेस दिखी भी नहीं है। इक्विटास को या फिर इस पूरे स्पेस में कोई और स्टॉक जिनके आगे नंबर्स आने हो और अर्निंग विजिबिलिटी के चलते ट्रेड यहां से दिखता हो, सुमित? देखिए, इक्विटीज का चार्ट बहुत ही बढ़िया है। आप देखिए एक न्यू हाई की तरफ स्टॉक जा रहा है। हालांकि ये पिछले रेजिस्टेंस की तरफ है, लेकिन कोई भी डिप अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए टिल द लेवल्स ऑफ 95। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो आप एक 90 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 100 और 50 डे मूविंग एवरेज भी है, तो यहाँ पे आप बने रहिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक जैसे ही ये अपना पिछला लेवल क्रॉस करेगा, 100 के ऊपर सस्टेन करेगा, हमें लगता है कि 112 की तरफ नेक्स्ट टारगेट अपना दिखा सकता है। ठीक है, हेवल्स पे दो रिपोर्ट हैं एक्चुअली। एक तो नुमेरा की रिपोर्ट है, माफ़ कीजिए, और इस पे मेंटेन न्यूट्रल है 1410 के टारगेट के लिए। इसके अलावा एक UBS की भी रिपोर्ट है, वो मेंटेन बाय कर रहे हैं अपना, यानी कि वो खरीदते रहेंगे।
लेकिन उन्होंने अपना टारगेट प्राइस को कट कर दिया, 1900 से 1880 किया। मेरे को ये समझ में नहीं आता 20 रुपये टारगेट प्राइस कट करने से क्या फ़र्क पड़ जाता होगा। 1880 और 1900 तो कई बार सौदा डालने में निकल जाता होगा, लेकिन फिर भी करते होंगे रिपोर्ट्स तो उनकी अपनी कैलकुलेशंस होती होंगी। लेकिन मेरे को 20 रुपये कट का कोई आज तक रीजनिंग समझ में नहीं आया। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा आपको। एक काम करते हैं अक्षय, जरा चेक करेंगे हेवल्स वैसे आपको ठीक लग रहा है क्या? कल अच्छा पार्टिसिपेट किया था, परसों अच्छा कमज़ोर भी था। जी डिम्पी जी, बहुत ही वोलेटाइल स्क्रिप है, स्पेशली रिजल्ट के बाद 2 दिन आप देखें तो 1425 से 1325 तक गिरा, कल रिकवर कर गया। ब्रॉडर आप अगर डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरेस्ट का प्लेसमेंट देखें तो हाईएस्ट एक्टिविटी पुट्स में 1300 का है। तो एक चीज क्लियर है कि 1300 का बेस बहुत इंटैक्ट है, स्ट्रॉन्ग है फॉर द अक्टूबर सीरीज। बस एंट्री लेने वाली बात है तो रिस्क रिवॉर्ड का जो पे ऑफ होता है आप ट्रेड में एंटर करें वो सही नहीं बैठ पा रहा है यहाँ पे। तो मेरी राय रहेगी तो एक तो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है 1375 की, तो यहाँ पे बाय पोजीशंस आप न बनाए क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कम से कम स्टॉक को 1390 के ऊपर सस्टेन करना है तो कोई उम्मीद है कि ये रिकवर कर पाए। तो वेट कीजिए 1300 1310 जहां पे मैंने कहा ऑप्शन की स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एक्टिविटी है वो आपके बाइंग सपोर्ट रहेंगे। स्टॉक वहां आए तो आप ट्रेडिंग के लिए वहां बाय करने की गुंजाइश रहेगी स्टॉक में। तो फिलहाल मैं कहूंगा इसे अवॉइड कीजिए, एक डिप के लिए वेट कीजिए जो करीबन 1300 से 1310 तक बनेगी। ठीक है जतिन, एक शेयर और है, टिपिकली वो भी ट्रेंडिंग सेगमेंट है, मैं बोलूँगा एक शेयर नहीं है बल्कि उसके जुड़े हुए उसके पीयर्स भी हैं, वो है गैस स्टॉक्स। गेल, आईजीएल, एमजीएल, इस तरह के सभी शेयर एक्टिव हैं और गाहे बगाहे मार्केट्स के अंदर अच्छा प्ले करते हैं। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने डाउनग्रेड टू होल्ड कर दिया, मतलब पहले बाय था उसको घटा के इसको होल्ड कर दिया। पहले वो टारगेट प्राइजेस पे 565 का दे रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि हम 465 कर रहे हैं। 100 रुपया सीधा इन्होंने घटाया और रेटिंग भी घटाई है, बाय से होल्ड में डाल दिया। आपको आईजीएल में कुछ क्रैक दिख रहा है क्या सर? एक बार जरा चेक करेंगे आप। देखिए, अगर जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस या गैस की मैं बात करूं तो हमें लगता है कि आईजीएल इन पर्टिकुलर आई थिंक कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज्यादा वीक था। गैप डाउन होने के बाद उसने अपने क्रूशियल जो डेली मूविंग एवरेजेस थे यानी कि 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज उसके नीचे क्लोज दिया है। तो हमें लगता है कि थोड़ी वीकनेस और जारी रह सकती है नीचे में। मेरे को लगता है कि 435 तक ये स्लिप डाउन हो सकता है जहाँ पे उसकी वीकली लोअर बोलिंगर बैंड है। तो यस डेफिनेटली थोड़ा एक आईजीएल इन पर्टिकुलर में थोड़ी वीकनेस मेरे को लग रही है क्योंकि ब्रेक डाउन आया है, क्रूशियल सपोर्ट्स तोड़े हुए हैं। और अगर जो एमजीएल की मैं बात करूं तो एमजीएल में स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मेरे को लगता है कि जब तक 1100 रुपए के नीचे स्लिप नहीं होता है तो साइडवेज रह सकता है। लेकिन अगर जो मैं एक एमजीएल और आईजीएल में से ट्रेड लेने की बात करूं तो एमजीएल में मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा और आईजीएल में एक शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेना चाहूंगा। तो ये एक जतिन के रिकमेंडेशन आपको है, यहाँ पर आप एक बार ट्रेड देख सकते हैं। खैर इस बीच क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और हम आपके सामने नवरात्र के बेहतरीन शेयर नवरत्न शेयर्स कुछ आपके सामने रख रहे हैं और ये मिस्टर वसीन काम करते हैं, उनके फास्ट भी चल रहे हैं। तो साधना, तपस्या, मार्केट की और भगवत कृपा दोनों उनके साथ है। आइए उनका स्वागत करते हैं। भसीन जी, आपसे बेहतरीन तो कोई नवरत्न शेयर बता ही नहीं सकता क्योंकि एक तो आपके फास्ट चल रहे हैं, आधा शरीर आपका आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, आधा आपका मार्केट के एनालिसिस से भरा हुआ है। तो इन दोनों की जो ऊर्जा है आप हमारे सामने रख रहे हैं, एक एक करके रखिए सर, एक एक करके शेयर बताइए जैसे नवरात्रि आगे बढ़े। आज हम छठे नवरात्रि पे आ चुके हैं। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बिल्कुल आपका सही फरमाया है कि वर्त भी चल रहे हैं और उपासना भी है और ये भी है कि शेयर मार्केट जो आदमी ईटी स्वदेश देखे वो खूब धन कमाए और धन आएगा। डिम्पी जी, ब्रॉडर मार्केट देखिए, एनबीसीसी न्यू हाई, बीएल कश्यप न्यू हाई। तो आज का पहला पिक है एसआरएफ। एसआरएफ इज द लार्जेस्ट फ्लोरोकेमिकल मेकर इन इंडिया, सोल प्रोड्यूसर फॉर बेयर। इट इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट बीपीपी प्लेयर, माने प्लास्टिक की जितनी पैकेजिंग होता है पैकेजिंग मटेरियल में सबसे थर्ड लार्जेस्ट है।
नायलॉन कॉर्ड टायर में है, फ्लोरोकेमिकल में है, स्पेशलिटी केमिकल में है, और मुझे लगता है इस भाव पे सबसे बढ़िया शेयर लेने का एसआरएफ है। कॉस्टिक सोडा प्राइसेस, एसिटीन प्राइसेस मोर और लेस हैव बॉटम्ड आउट, और जैसे चाइना में ग्रोथ आएगी एसआरएफ विल बी अ कंडूट टू दैट। 2750 का टारगेट एक ब्लू चिप स्टॉक है, लेके रखिए, आपको बिल्कुल धन पे धन आएगा। नवरात्र के निवेश मंत्र भसीन जी की तरफ से। भसीन जी, बहुत शुभकामनाएं आपको और स्वागत है। बताइए दूसरा शेयर कौन सा है आपकी तरफ से आज? हाँ, गुड, आपको भी अभिषेक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए आईजीएल, कल आईजीएल गिरा है इस कारण से कि दिल्ली ने EV2 पॉलिसी में बात की, और सब ये सब इंप्लीमेंट होने में काफी टाइम लगेगा। आईजीएल का 8% एक्सपोजर डीटीसी को है और 10% ओला उबर को, विच इज अबाउट 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। 1900 करोड़ का एबिटा था और 1650 करोड़ का उसका नेट प्रॉफिट। साथ में मुझे लगता है 2030 तो 7 साल दूर है, और हाइब्रिड मॉडल पे कोई भी सरकार बिना मना नहीं करेगी, एंड दिस इज अ प्रोसेस। तो कल जो नी-जर्क रिएक्शन आया है इन अ कंपनी व्हिच ट्रेड्स एट 20 टाइम प्राइस अर्निंग, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आईजीएल विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स। साथ में उनको जो पीएनजीआरबी है उसने यूपी और बाकी स्टेट्स में ऑलरेडी सेटिंग अप स्टेशंस है। सो सिर्फ दिल्ली उनकी नहीं, उनका हाइब्रिड में बहुत ज्यादा दिल्ली के आस पड़ोस बहुत ज्यादा उनका स्प्रेड है। तो मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 600 का भाव मुझे दिखता है। आईजीएल और एमजीएल आर टू स्टॉक्स जो पे मैं आई कैन पुट माय मनी, बिकॉज ये लोकली है। साथ में आपको बताऊं, गैस प्राइसेस यस्टरडे एंड डे बिफोर हैव करेक्टेड 4%। तो आईजीएल में आई थिंक एप्रीहेंशन इज ओवरडन। ये भाव लेने वाला है। 600 का भाव आपको दिख जाएगा इसमें इन द नेक्स्ट 1 ईयर। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है सर। ये मैं आपके एक्सपीरियंस से भी जान सकता हूँ, क्योंकि आप भी गुड़गांव में रहते हैं, मैं भी दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में रहता हूँ। तो हमने ये सारा देखा है कि आईजीएल का किस तरह से पूरा नेटवर्किंग है, और इसकी रिप्लेसमेंट तो नामुमकिन है, कम से कम नामुमकिन वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपके तर्क के साथ जाना चाहूँगा कि आईजीएल पे ज़रूर ध्यान रखें आप। सर आपने इसी तरह से एक शानदार एनालिसिस से तीसरा शेयर कौन सा ढूंढा है सर? डिम्पी जी, एसबीआई कार्ड। देखिए, स्टेट बैंक की सब्सिडरीज में उनका इंश्योरेंस इज हिटिंग न्यू हाइज व्हिच इज देयर, और एसबीआई कार्ड हैज डन नथिंग मच। लेकिन एसबीआई कार्ड आज की डेट में एचडीएफसी और एक्सिस से ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर रही है। थर्डली, द पेरेंट बीइंग सो स्ट्रांग, मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड्स की जो ग्रोथ है दैट विल बी वन ऑफ द स्पीयर हेडिंग फॉर एसबीआई कार्ड। कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज द लोएस्ट, और क्रेडिट कार्ड बिजनेस इज अ नो ब्रेनर। इसमें तो पैसा बनना ही बनना है। तो मुझे लगता है एसबीआई कार्ड इस भाव पे बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव स्टॉक है। 790 रुपए में 1000 रुपए का टारगेट मुझे मिनिमम दिखता है बाय नेक्स्ट ईयर। 3 शेयर भसीन जी की तरफ से तिकड़ी आज की। हालांकि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रडार पर भी ये शेयर हैं। वसीम साहब, कल की तरह आज भी थोड़ा सा ना ग्लोबल माहौल थोड़ा सा वीक है, खराब है, क्रूड को लेकर थोड़ी सी टेंशन है। तो आज के लिए अगर हम शेयर आपसे पूछें टेक्निकल नजरिए से, तो नजर आपकी कहां पर होगी? देखिए अभिषेक जी, आपने सही फरमाया, लेकिन मैं यही कह रहा हूं, लोग बाग सिर्फ इंडेक्स को मत ट्रैक कीजिए। वो इसलिए क्योंकि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस में ईटीएफ सेलिंग है। जो शेयर एफआईएस के पास है वो वही बेच सकते हैं, और यील्ड अगर बढ़ेंगे तो। लेकिन ब्रॉडर मार्केट, एनबीसीसी न्यू हाई, बीएल कश्यप न्यू हाई, पेटीएम न्यू हाई। मैं अनगिनत शेयर कह सकता हूं। मिड और स्मॉल कैप में जिस तरह का रुझान देखा है मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा, और ये सस्टेनेबल है क्योंकि उनको एक्सेस टू कैपिटल, उनका क्रेडिट ग्रोथ और उनका कल्चर जो है वो चेंज हो चुका है। दे हैव बिकम वेरी वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली, एंड डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी हैज इंक्रीज्ड। तो मुझे आज के लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, मुझे आज फिर रिलायंस बहुत अच्छा लगता है। दिस इज वन स्टॉक जिसके रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक है, जहां पे आरपूस रिलायंस है जो रशिया से, उनको डबल डिस्काउंट पे तेल मिल रहा है, विच विल ऐड देयर टू O2 केमिकल्स, एंड द रिटेल विल कम आउट विद द बेस्ट नंबर। और हो सकता है नेक्स्ट वीक जब रिजल्ट्स आए, कुछ रिटेल के डीमर्जर की भी बात हो जाए। तो मुझे यहां से इस हफ्ते और नेक्स्ट इस दिवाली तक रिलायंस में 10% की अपसाइड सीधी दिखती है। One large cap which must be in your portfolio is Reliance for today and the next 2 weeks.
परफेक्ट। रिलायंस, भसीन साहब, आपने ना जब आईजीएल का जब हमने नाम लिया ना, तो मुझे ना आईआरएम एनर्जीज का आईपीओ खुला हुआ है, उसका भी ख्याल आ गया। तो लगे हाँ, जरा आप इसे बता दीजिए कि आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि आईआरएम एनर्जी में करना क्या है, क्या पैसे लगाने आईपीओ में, तो क्या सलाह दे रहे हैं? हालांकि छोटा प्लेयर इनके मुकाबले काफी है। अभिषेक, वो हमारी मर्चेंट बैंकिंग उसमें कुछ इंटरेस्ट रखती है, तो मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकूंगा सर। कोई बात नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बेहतरीन निवेश वाले शेयर बताने के लिए और ट्रेड के लिए भी अपॉर्चुनिटी बाजार में आज सुझाने के लिए। एक हम पता कर रहे हैं, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स भी हैं और साथ ही एक फ्लेवर और भी रहता है मार्केट का, वो रहता है कि ब्रेकआउट शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो आपको फटाफट से पैसा दिलवाएं और आपको फ्री कर दें मार्केट में। ऐसी कुछ एक शेयर मैं आपसे पता करता हूं। मेरे सभी टेक्निकल एनालिस्ट तैयार हैं उन सब शेयर्स के जवाब देने के लिए। स्पार्क, सुमित मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। स्पार्क, ये क्या ब्रेकआउट शेयर के साथ साथ जल्दी से पैसा देने की कैपेसिटी रखता है? मैं सिर्फ 2-4 दिन रखूंगा स्पार्क को। कल की क्लोजिंग अच्छी है, जरा चेक करके बताइए। जी बिल्कुल, स्पार्क देखिए अपना एक 50 डे मूविंग एवरेज का काफी अच्छा एक सपोर्ट बना के और बाउंस बैक दे रहा है। आप पिछला स्विंग देखेंगे 237 का, जो दोनों दिन सस्टेन हुआ है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 234 का और टारगेट यहाँ पे रहेगा 262 का। एक सवाल आपसे, पीएनबी गिल्ट, ये जब तक का ग्लोबल चिंता है और थोड़ा डॉलर इंडेक्स ऊपर बढ़ा हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है पीएनबी गिल्ट जल्दी जल्दी नीचे आएगा नहीं। टेक्निकली एक अच्छा ब्रेकआउट शेयर भी है, कल 9% ऊपर था। जरा चेक करेंगे पीएनबी गिल्ट्स। अक्षय, पीएनबी गिल्ट्स। पीएनबी गिल्ड्स आपने बहुत सही पकड़ा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करा है। कल ट्रेडिंग सेशन में 90 पे इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो एक पॉजिटिव टेक्निकल डेवलपमेंट है, मोमेंटम आपके साथ है, तो जरूर ये बाय का कैंडिडेट बनेगा। आपको 92 के आसपास इसको बाय करके चलना है विद स्टॉप लॉस बिलो 85। ये स्टॉक शायद मोमेंटम है तो 110 तक ट्रेडिंग के हिसाब से चला जाए, तो बाय की राय रहेगी मेरी पीएनबी गिल्ड्स में। ठीक है, एक सरकारी बैंक मेरी लिस्ट में आ रहा है। अमूमन इस समय माहौल नहीं है सरकारी बैंक का, लेकिन अपने प्राइस एक्शन से और अपने चार्ट से वो अट्रैक्ट कर रहा है। उसका नाम है महाराष्ट्र बैंक। स्टेट भी अच्छी, लोग भी अच्छे, बैंक भी अच्छा। महाराष्ट्र बैंक, एक बार जतिन जरा चेक करके बताइए महाराष्ट्र बैंक। जो देखो तो कल का एक जो प्राइस एक्शन था वो थोड़ा वीकर साइड पे था। मेरे को लगता है कि इसमें 44 के तकरीबन अगर जो एक आज के ट्रेडिंग सेशन में डिप मिलता है तो वहां पे उसका 40 डे एवरेज है, तो मेरे को लगता है कि ये बाय ऑन डिप कैंडिडेट डेफिनेटली बन सकता है। सपोर्ट 44 के करीबन आ रहा है, तो एक ब्रेकआउट नहीं लेकिन एक सपोर्ट पे बाय करने वाला शेयर जरूर रह सकता है। मैं देखना चाहूंगा कि 44 के आसपास कुछ अगर जो बुलिश डेवलपमेंट होते हैं तो देन वी कैन डेफिनेटली कंसीडर इट एज अ बाइंग कैंडिडेट। अक्षय, आप जरा ना सागर सीमेंट पर व्यू दीजिए। थोड़ी छोटी साइज की कंपनी, हालांकि मार्केट कैप 3000 करोड़ रुपए से ऊपर का है, लेकिन नतीजे अच्छे हैं। घाटा कम क्या है? एबिडा यानी कामकाजी मुनाफे में 900% का उछाल है। आय 23-24% बढ़ी है। मार्जिन बहुत बेहतर किया इन्होंने। सागर सीमेंट आज अगर इसमें तेजी पर शुरुआत होती है तो आप सलाह क्या देंगे? जी, सागर सीमेंट का चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा है कि 255 जो एक बहुत अहम रेजिस्टेंस स्तर है, वहां पे अप्रोच हो रहे हैं, तो आज का ट्रेड एक्टिविटी बहुत क्रूशियल रहेगा। हालांकि 250 का कल क्लोजिंग था, आज शायद जैसे आपने कहा रिजल्ट्स अच्छे थे, तो एक पॉजिटिव ओपनिंग का कैंडिडेट रहेगा, पर 255 बहुत अहम रहेगा अगर आप आज कल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ट्रेड। अगर ये ब्रेकआउट कर जाए तो जरूर ये मोमेंटम पकड़ लेगा और आपको स्ट्रॉन्ग 275 या 280 तक टारगेट दिख जाए। मैं कहूंगा थोड़ा आप वेट कीजिए, एक बार रिएक्शन देख लेंगे खुलने के पहले आधे एक घंटे बाद की 255 सस्टेन कर पाता है कि नहीं, क्योंकि एक बहुत एंट्री के हिसाब से बहुत ही अहम स्तर है। नहीं कर पाया, थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो थोड़ा वेट कर लीजिए। जब भी आपको 240 245 का एरिया या टिप मिले तभी आप इसको री एंटर कर लेना। तो व्यू पॉजिटिव है, बस टाइमिंग वाली बात है, तो इसलिए मैंने 2 लेवल आपके लिए सागर सीमेंट के लिए दिए। ठीक है, नजरिया सकारात्मक है। थोड़ा सा नीचे मिले कंफर्ट बढ़ जाएगा लेने को लेकर सागर सीमेंट। लेकिन 9 बज गए और 9 बजे का इंतजार सभी को होता है, हमें भी होता है।
क्योंकि ये शरद जुड़ गए हैं 9 के 9 रत्न लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, हमने जो है पूरी रिसर्च की है और 400 से ज़्यादा अनाउंसमेंट्स और इंक्लूडिंग अर्निंग्स को देखते हुए हमने जो है 9 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो है जो आपके रडार में होने चाहिए उनको ट्रैक करें। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कंजम्पशन नेम्स और अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और यहाँ पे पहले 2 स्टॉक्स के बारे में बता दूं, पहला है आईटीसी और दूसरा है HUL। आईटीसी के अगर बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, हालांकि मार्जिन्स जो हैं बिलो एस्टिमेट्स आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस उनका सिगरेट का होता है तो वो सेगमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस आई है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो लगभग 6% का ग्रोथ देखने मिला है, अनुमान वो लगभग 5% का था। दूसरा स्टॉक रहेगा हमारे फोकस में HUL। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, हालांकि मार्जिन्स जो हैं बिलो एस्टिमेट्स आए हैं, लेकिन अगर अब हम बात करें तो वॉल्यूम्स की बात करें तो वो लगभग आप कह सकते हैं 2% का आया है। बाजार का एस्टिमेट जो था वो लगभग 4% का था, तो यहाँ पे वॉल्यूम की जो है एस्टिमेट से मिस हुई है। तो दोनों के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, लेकिन जो कमेंट्री होती है रूरल रिकवरी के लिए उसमें जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने मिल सकते हैं सेकेंड हाफ को। अब बात करेंगे हम आपके अल्कोहल स्पिरिट शेयर्स में। यहाँ पे देखें तो यूनाइटेड ब्रूरीज जो है फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है ओवरऑल Q2 नंबर्स वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, मार्जिन्स में भी जो है एक टाइप से गिरावट देखने मिली है और जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है वो लगभग 7% का आया है। अगर प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिल सकता है। चौथा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। कंपनी एक्सपेक्टेड है कि उनकी मार्केट शेयर बढ़ सकती है सेकंड क्वार्टर में। अब इसका रीज़न यही है कि उसके जो कॉम्पिटिटर है पर्नॉड रिकॉर्ड, उनके Q2 नंबर्स थोड़े वीक देखने मिले हैं, तो अगर मार्केट शेयर लॉस होता है कॉम्पिटिटर का तो कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। पांचवा कंपनी रहेगा हैवेल्स का, जहां पे वीक सेट ऑफ Q2 नंबर्स देखने मिले हैं। और अगर बात करें तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस है वहां पे थोड़ी लॉसेज आई है, और जो लॉयड्स की बिजनेस है, जो AC की बिजनेस है, वहां पे भी जो एबिटा मार्जिन्स के कारण इम्पैक्ट पड़ा है। अब वोल्टास की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स मिले, और इसका कारण सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उनका जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स का बिजनेस है उन्होंने जो है एस्टिमेट्स को जो है कह सकते हैं मिस किया गया है। तो हमने जो है अभी तक 6 कंजम्पशन के नाम लिए हैं, सब रिजल्ट स्पेसिफिक थे, लेकिन जो 7वां स्टॉक रहेगा वो है जोमेटो, जहां पे ऑलरेडी ब्लॉक डील हो चुकी है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सॉफ्ट बैंक बेचने वाले हैं 1.1% स्टेक, और ऑलरेडी जो है आप कह सकते हैं प्री मार्केट में ये ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सॉफ्ट बैंक का लगभग 2.2% स्टेक है। इसके अलावा जो है 8वां स्टॉक फोकस में रहेगा वो है हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज। अब ये स्टॉक जो है फोकस में रहेगा वो है DB कॉर्प, और ऑफ कोर्स याद रखिए प्रिंट मीडिया रिलेटेड स्टॉक है, और यहाँ पे BNK ने जो है अपग्रेड कर दिया है, होल्ड था पहले अब बाई कर दिया है, जो लक्ष्य बढ़ाया है 218 रुपीज़ से बढ़ा के कर दिया है 383 रुपीज़ पे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे उनकी डिजिटल ऐप और जो आप कह सकते हैं इलेक्शन की जो स्पेंडिंग है वो की रेटिंग ट्रिगर है। और जो आखिरी स्टॉक है जो सबके रडार में होना चाहिए और जिसके लिए मैं जाना जाता हूं वो है IIFL फाइनेंस। इसमें जो खबर है वो आ रही है कि जो स्ट्रॉन्ग DI इंटरेस्ट यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। और याद रखिए सितंबर क्वार्टर में भी जो है म्यूचुअल फंड ने सीक्वेंशियली पहले 2% स्टेक होल्ड करते थे, अब लगभग 5% स्टेक आ गया है म्यूचुअल फंड्स का। Q2 नंबर्स तो अच्छे थे ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस है वो गोल्ड लोन्स की जो ग्रोथ हो रही है कंपनी की उसको लेके एक बहुत बड़ा बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। और इम्पॉर्टेंटली DSP म्यूचुअल फंड और HSBC म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 12 लाख शेयर्स की एक्विजिशन जो है सितंबर के महीने में की है। तो ये ओवरऑल आपके 9 शेयर्स हैं जो आपके के रडार में होने चाहिए। चलिए ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए। और IIFL फाइनेंस बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, पिछले 6 महीने में डबल हो गया ऑलमोस्ट ये स्टॉक। और आप देखें तो कल हम एसेट मैनेजमेंट भी थे, नंबर्स के बाद गाइडेंस से हर चीज, गाइडेंस कंजर्वेटिव होके दिया, नंबर्स हर पैमाने पर आप देखें तो अच्छे थे। गाइडेंस सिर्फ 25% की देते हैं ग्रोथ के, लेकिन 30% AUM आता है। तो ऑफकोर्स इस स्टॉक में अब DIS का इंटरेस्ट पहले से इनफैक्ट अच्छा, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स का तो इंटरेस्ट था ही, अब DIS भी इसमें और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो IIFL फाइनेंस पर हम नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए और ये खास सेगमेंट भी बताने के लिए। आज जिन स्टॉक्स के नंबर्स आने हैं, जिन कंपनीज के नंबर्स आने हैं, उनमें एक JSW स्टील भी है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर तो ईज आउट हुआ कमोडिटी प्राइसेस का, लेकिन एट द सेम टाइम रियलाइजेशन लो रह सकता है, जो कल हमें शेषा भी बता रही थी। क्या JSW स्टील आज एक बाइंग रडार पर होना चाहिए सुमित? दिया है जो करीबन 765 से लेके 770 का जोन है,
तो यहाँ पे किसी को अगर पुल बैक के लिए एक ट्रेड लेना है तो बिल्कुल आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। सेम आई विल प्लेस द स्टॉप लॉस 765 का स्टॉप लॉस, और स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है वो करीबन 800 का है। तो 800 जैसे ही क्रॉस होगा स्टॉक अपना 820 की तरफ जा सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप पुल बैक के लिए ट्राई कर सकते हैं। राइट, तो ये तो बात हुई जेएसडब्ल्यू स्टील पर। मेटल स्पेस इनफैक्ट आप देखें भी तो वहाँ थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट स्पेस में देखने को मिल रही है। मेटल काउंटर्स इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन ग्लोबल वीकनेस जब जब दिखती है, और ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स, हालांकि डॉलर इंडेक्स तेज है तब भी मेटल्स चल रहे हैं क्योंकि इनमें चाइना का भी ट्रिगर है, स्टिमुलस का भी, वहाँ के जीडीपी नंबर्स का भी ट्रिगर है। लेकिन अभी फिलहाल आज दबाव में रह सकता है क्या, और जेएसडब्ल्यू स्टील के रियलाइजेशन थोड़े कम भी रह सकते हैं, देखना होगा। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं, और उन स्टॉक्स में कल हमने देखा कि जिस तरह से हेवी वेट्स में टू व्हीलर स्पेस से बजाज ऑटो हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, टीवीएस मोटर तो ऑलरेडी चल रहा था, इन सभी स्पेस में अब एक और स्टॉक की बात करते हैं जिनके आगे फर्दर नंबर्स भी आएंगे। वो है वीएसटी टिलर्स। इसमें भी ट्रैक्टर्स का क्लियरली इंपैक्ट होता है, और यहाँ पर भी कंपनी की जो गाइडेंस आई है ना, वो अच्छी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कंपनी ने दी है। क्या वीएसटी टिलर्स, और आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर में भी अक्षय नंबर्स अच्छे आए थे, एक ही दिन में स्टॉक 14-15% चल गया था। इसमें मूव कब शुरू हो सकती है? स्ट्रेंथ दिखती है क्या? बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। जी बिल्कुल, वीएसटी टिलर्स में मोमेंटम ऑफ हुआ है पर चार्ट स्ट्रक्चर अभी तक बिगड़ा नहीं है। बस एक छोटा सा दौर है जहां पे स्टॉक शायद थोड़ा टाइम कंसोलिडेट कर जाए 3550 और 3600, यहां तक ये बेस बनने की उम्मीद है। तो बाय की रिकमेंडेशन ही रहेगी, अगर आप होल्ड कर रहे हो तो इसको होल्ड ही करना है। इसमें 4000 प्लस के टारगेट दिख के चल रहे हैं। बस एंट्री वाली बात है, टेक्निकल्स के जरिए आप एंट्री के लिए देख रहे हैं तो मैं 36-20 ये स्तर के लिए मैं इंटरेस्टेड रहूंगा बाय करने के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो लेवल मिल जाए बिल्कुल आपको बाय करके चलना है। जल्दी मोमेंटम पिकअप हो जाएगा इसमें। 3500 के नीचे स्टॉप लॉस बनाइए और 4000 प्लस के ये ट्रेड में आप टारगेट बना के चलिए। लेवल्स ऑलमोस्ट फ्रीज होने को है, 9:08 हो रहे हैं, और ओएनजीसी आज ग्रीन में खुलेगा। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा सकते हैं आप। अल्ट्राटेक भी ग्रीन में खुलेगा। एक बार जरा दोनों रिजल्ट्स वाले नंबर्स का दिखाइए, उनके लेवल्स क्या दिखे। एक तो एचयूएल दिखाइए और दूसरा आईटीसी दिखाइए। अल्ट्राटेक तो आज हमारी कॉल भी थी अक्षय की प्लस कॉल है बाकायदा अल्ट्राटेक सीमेंट। एक बार एचयूएल और आईटीसी के भाव भी दिखा दीजिए, क्योंकि 9-8 हो चुके हैं, लेवल फ्रीज आगे होंगे आपके पास। मेरे पास जो शेयर जो फ़ायदे वाले हैं ना, थोड़ी कम है सूची। ये एचयूएल भी आप देख पा रहे हैं 1% नीचे है। एक बार आईटीसी भी दिखाइए, 5 रुपये, ये भी नीचे है। एक काम करें, क्या एचयूएल अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाइंग ऑन डिप्स की, क्योंकि मार्केट के हो सकता है मार्केट के लिहाज से थोड़ा नीचे हो, ये पता कर लेते हैं। मेरे को लग रहा है कि एचयूएल कन्वर्ट हो जाएगा। संतोष सर जरा जल्दी से बताइए, एचयूएल 28 रुपये नीचे खुल रहा है, सौदा प्लस करूं कि नहीं करूं? नंबर्स के हिसाब से नंबर्स ठीक हैं इसके। यस डिम्पी, मुझे लगता है कि ये जो गैप डाउन हो रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज इसका 2515 के आसपास आ रहा है, तो वहां पर बाइंग करना चाहिए क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, बेस भी बन रहा है। ऊपर में 2580 के आसपास रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस होगा स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, और कोई बड़ा शेयर मेरे को ऐसे कोई दिख नहीं रहा जिसके अंदर कोई मेजर मूव आपको ज़्यादा दिखे। मैं बताता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा कमज़ोर एचसीएल टेक है। परसेंटेज कितना है? 1.25%। सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा शेयर है? वो है ओएनजीसी। परसेंटेज कितना? 1/4%। यानी कि कोई भी शेयर मेरे को स्क्रीन पे इस समय जो फ्रीज लेवल्स हुए हैं उसमें से 1.5% से ज़्यादा की मजबूती तो किसी में भी नहीं है। बाजार चर्न करेगा गैप खुलने के बाद, गैप डाउन करने के बाद, और हो सकता है उस चर्निंग का कुछ फ़ायदा भी आपको मिल जाए, क्योंकि कल भी इसी लेवल पे हम खुले थे, आज भी हम इसी लेवल पे खुलेंगे। 500 को बचा गए तो सेकेंड डे हमारा 500 बच जाएगा। कोई बात नहीं, जरा मैं नेक्स्ट 500 वाले पे जरा चेक कर लेता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है इस समय की पोजीशंस। यूबीएल 2% ऊपर, आज फ्राइडे एक बार चर्चा कर ही लेते हैं। यूबीएल 2.5% ऊपर है। एक बार सुमित जी आप चेक करेंगे यूबीएल खुलते प्लस करें या फिर वेट करें? ये यूबीएल पे आप देखिए काफी अच्छा एक बेस बना रहा है स्टॉक, और मेन आज गैप अप है, तो ये अगर 1600 की लेवल को सस्टेन कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे आप अपसाइड का एक मोमेंटम बना सकते हैं। ओके ठीक है, डन। इस पे ज़रा और चर्चा नहीं, लेकिन बाय का एक स्टैंपिंग हमने लगा दी। लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। कमोडिटीज़ मार्केट भी ओपन हो रही हैं
माफ़ कीजिए, उसके अंदर ट्रेड कैसे मिलेंगे, एक बार जरा विश्वमोहन से समझ लेते हैं। विश्वमोहन, जरा जल्दी से बता दीजिए, फिर हमारे बाजार भी खुलने वाले हैं। फटाफट से बता देता हूं, गोल्ड और सिल्वर की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, 72,000 के ऊपर चांदी चली गई है और गोल्ड 5 महीने की ऊंचाई पर है, 60,600 के आसपास है और चांदी देखिए 72,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। क्रूड में भी तेजी है, करीब करीब 1.5 से 2% के आसपास की एमसीएक्स क्रूड में तेजी है, 93 के ऊपर ब्रेंट आप देख ही रहे हैं। हालांकि फेड के सख्त बयान से गोल्ड पर कोई असर नहीं हो रहा है, उन्होंने साफ कहा कि ब्याज दरें अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन चलिए, गोल्ड में तेजी है तो तेजी की कॉल आ रही है, गोल्ड खरीदने की सलाह है, अखिलेश जैन की राय है, उनको लग रहा है 60,750 तक गोल्ड जा सकता है। और आज अक्रॉस द काउंटर ज्यादातर नॉन एग्री मार्केट में तेजी है, लेकिन जिंक पर आज भी दबाव है। जिस तरह से सरप्लस की स्थिति ग्लोबल मार्केट में बन रही है उसका दबाव दिख रहा है। जिंक बेचने की सलाह भी आ रही है, 213 रुपए 75 पैसे तक जिंक फिसल सकता है। तो आज शुरुआती कारोबार के लिए 2 टॉपिक है, दोनों ही ट्रेड आपको बता दिए गए, गोल्ड और जिंक के लिए। डिम्पी, ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। तो सोने में सेफ हेवन डिमांड है, सुरक्षित निवेश। जब भी थोड़ी टेंशन बढ़ती है जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते, तो सोने में निवेश बढ़ जाता है। बाजार 19,540 के आसपास निफ्टी खुलेगा, सेटल वहां पर हुआ है और कल वाली ही पिक्चर आज फिर से बाजार में देख रहे हैं। लेकिन फटाफट एक जरा राय दीजिए संतोष, आज नंबर आएंगे पेटीएम के, क्या करना चाहिए, शेयर आपको कैसा लग रहा है ये? जी अभिषेक, पेटीएम और जोमेटो दोनों पे ही मैं बुलिश हूँ। जोमेटो भी आज डील के बावजूद भी एक पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है और पेटीएम का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। कल शायद किसी की एक रिपोर्ट भी आई थी, इसमें 1,300 रुपए तक के प्लस के टारगेट दिए। तो एक्चुअली ये कंपनी, मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट्स आने वाले क्वार्टर के भी बहुत अच्छे रहेंगे। और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देखे तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, मुझे 1150 1250 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं। तो इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ना देखते हुए थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखिए, 900 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 1250 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, 1250 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओएमसीज की थोड़ी सी ना नेगेटिव शायद शुरुआत होगी और उसकी वजह यह है कि क्रूड ने फिर से उछाल देखा है। जतिन, कहीं ट्रेड के मौके खोजने चाहिए अगर कमजोर शुरुआत होती है तो? ठीक है, ठीक है। अक्षय, आप जरा राय दीजिए, ओएमसीज में कोई पिक अगर करना हो तो? जी, ओएमसीज में एक तो क्रूड एक बहुत ही अहम फैक्टर है। क्रूड गए आप कुछ दिनों से देखें तो बढ़ता ही जा रहा है, $93 के आसपास चल रहा है शायद। तो ओएमसीज में भी आप एचपीसीएल या बीपीसीएल का चार्ट देखें, हालांकि गए 2-3 दिन में एक थोड़ी सी उछाल देखने को मिली थी, पर ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी एक रेंज में है। बीपीसीएल का चार्ट देखूं मैं तो 340 और 360 ये रेंज बहुत ही एविडेंट है। हिंद पेट्रो में आप एक्टिविटी देखें तो उसमें भी काफी, भले थोड़ा रिकवर हुआ था, पर एक 265 का स्ट्रॉन्ग बैरियर है। तो ओएमसी में फिलहाल एक रेंज में चल रहा है, जब तक रेंज का ब्रेकआउट ना हो इसमें आप एक्टिविटी ना या बाय ट्रेड ना बनाए। तो फिलहाल मैं कहूंगा इसे वेट एंड वॉच पे रखिए। कोई सिर्फ रेंज में चल रहा है, कोई डायरेक्शनल मूव बनते हुए अभी तक टेक्निकल चार्ट्स पे कोई सिग्नल नहीं बनता हुआ दिख रहा है, तो मैं फिलहाल इसे वेट एंड वॉच मोड पे रखना चाहूंगा। ठीक है, 1 मिनट बाद बाजार खुल जाएगा और हम रोज ही मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग चेक करते हैं, लेकिन आज सोने ने 5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर इंडेक्स आपको पता है 16 साल के हाई पे चल रही है। ये टिपिकली 2 हेज कमोडिटीज हैं, डॉलर और सोना। आपके पास सोना है ना, आप चले जाइए जरा दुकान पे, आपको 5 मिनट के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देगा। ये इतनी हेज और इतनी लिक्विडिटी कमोडिटीज़ है, तो वो 5 महीने के हाई पे पहुंच गया है। ये अच्छा साइन नहीं है इक्विटीज़ वालों के लिए, लेकिन ठीक है, जब देखेंगे तब वो और डैमेज करेगा सो करेगा। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको नोटिस करवा रहा था ये दोनों पॉइंट्स। आगे आते हैं, आज जो बढ़ने वाले शेयर्स की सूची आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। ओएनजीसी, अल्ट्रा और LTIM यानी कि माइंट्री, ये एक शेयर ऐसा है जिस पे आपको ध्यान रखना होगा। आज थोड़े पॉजिटिव खुल रहे हैं, थोड़ा गैप के साथ भी खुल रहे हैं। और जो कमज़ोर है उसमें एचसीएल टेक और ITC है। HUL हो सकता है एक पुल बैक दिखा दे, जैसे संतोष सर भी कह रहे हैं कि 20 डेज़ की एवरेज उसकी मेंटेन्ड है और वो आपको ओपनिंग में मिलेगी। आज निफ्टी के लिहाज से 500 बचाओ 600 वापस दिखाओ, ये नारा लगेगा बाजार के अंदर। और बैंक निफ्टी के हिसाब से ये लगेगा कि 43,800 को किसी तरह से पा जाओ। 43,800 और 19,500 ये आज के 2 मेगा पॉइंट्स हैं जो नोटिसेबल होंगे। 700 शेयर एडवांसेस में है, भले ही थोड़े गैप के साथ खुले हैं एडवांसेस, लेकिन आज गैप मिला इन स्पाइट ऑफ दिस कि 90 पॉइंट मार्केट नीचे खुल रहा है। अब 100 पॉइंट का आंकड़ा निफ्टी पे लग चुका है और बैंक भी अगर आप देखेंगे तो 43,600 के आसपास हैं।
43,300 एक और क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है, लेकिन मैं सपोर्ट की बात नहीं बोलूंगा क्योंकि आज मार्केट जो टेस्ट करना है वो 43,800 को टेस्ट करना है, इसलिए 200 पॉइंट बैंक निफ्टी को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी निफ्टी को मेहनत करनी पड़ेगी 19,500 को बचाने के लिए अगर मोमेंटम को बरकरार रखना है। एडवांस डिक्लाइन देख के ऐसा लग रहा है कि बाजार जल्दी जल्दी आज सरेंडर नहीं करेगा, मार्केट को हिम्मत है, उसके पास कल भी हिम्मत थी इसलिए शॉर्ट कवरिंग करवा रहा था, बाद में थोड़ा प्रेशर आया। आज देखते हैं, शुरुआत में उतना गंभीर आंकड़ा नहीं है, इसलिए 100 पॉइंट से सीधा ही 85 पॉइंट, निफ्टी आपको 15 पॉइंट कुछ एक मिनटों में कवर कर रही है। आपको मैं इंडिया विक्स और जो एडवांस डिक्लाइन वाले हैं वो मैं 5 मिनट के बाद दिखाऊंगा, अभी मत देखना, गलत पिक्चर दिखाएगा वो। अब जरा फटाफट से चेक कर लेते हैं आज के गेनर्स कौन कौन से बन रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर आ गया बॉस, 1.5% ऊपर, ये अक्षय के कॉल थे, अक्षय बहुत बढ़िया। अदानी एंटरप्राइजेस 0.5% ऊपर है, टाटा मोटर्स अब 1/4% ऊपर है, अदानी पोर्ट ऊपर आ गया, विप्रो आ गया, टीसीएस आ गया। आज स्क्रीन देख के मेरे को 2 शेयरों पे ट्रस्ट हो रहा है कि बाजार की हेल्प करने के लिए काफ़ी आएंगे। फर्स्ट इज टीसीएस, इससे मेरे को काफ़ी उम्मीद है। दूसरा अल्ट्राटेक सीमेंट भी हेल्प करेगा मार्केट की, उसका छोटा भाई इन्फोसिस भी अपने गैप को थोड़ा खत्म कर रहा है। मारुति, बजाज ऑटो जैसे शेयर्स भी आज आपको ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे। अब आप देख रहे होंगे एडवांस डिक्लाइन और स्पीड से सुधरा है, ये 1100 शेयरों के अंदर है, यानी कि कोई आदमी या कुछ लोग ये वेट कर रहे थे कि उनको वापस से मौका मिले बॉटम पे पकड़ने का, पकड़ते हैं और शेयर को थोड़ा ऊपर हो जाता है, इसलिए एडवांसेस का नंबर बढ़ जा रहा है। कल की क्लोजिंग भाव से कंपेयर होता है, ये जरा नोटिस करने वाली चीजें होती, बारीक बारीक चीजें, लेकिन इसको अगर आप वाइटल्स में डाल देंगे ना अपने तो आपका बहुत काम आएगा। आ जाते हैं आगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर 43 रुपए की गिरावट अभी भी इसके अंदर बनी हुई है, एक बार इसको जरूर चेक करना होगा। आईटीसी, मेरे को एक्चुअल के नंबर ऑल्दो वैसे खराब नहीं लगे, लेकिन मार्केट का रिएक्शन है वो एक बार सेटल होने के बाद फिर इसमें चेक करेंगे, क्योंकि दोनों ने गैप के साथ ही बता दिया था कि ये खराब ओपनिंग करेंगे। डिविस लैब, एचसीएल टेक, डॉक्टर रेड्डीज, ये सब पे भी 1% के आसपास का नुकसान है। जल्दी से नेक्स्ट 50 में चेक कर देता हूँ, और वहाँ पे आप जोमेटो, अदानी विल्मर, आज नौकरी, एक अदानी का और ग्रुप भी है, अदानी टोटल गैस, वो भी आज ठीक खुला है। अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर आज ठीक खुले हैं क्योंकि लिस्ट में शुरुआत में उनमें बढ़त है। एक बार आप चेक कीजिएगा, कहीं आपको ट्रेडिंग मूव मिलते हैं, हम भी मेहमानों से पता करेंगे कि कहाँ पे अच्छा प्ले बनता है। इक्विटास, यूबीएल, आईटीआई, आज ये कुछ एक और शेयर हैं जो मिड कैप कैटेगरी के अंदर थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपको होते हुए दिख रहे हैं। एक बार हीट मैप लेके आइए जल्दी से, फिर हीट मैप से हम पूरी स्क्रीन एक बार दिखा देते हैं, फिर हमारे जो मेहमान है आपको ओपनिंग ट्रेड बता देंगे, और साथ ही साथ प्रियंका आपको कुछ मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है वो भी बता देंगी। हीट मैप में आज भी आप देख पा रहे हैं, आपको उतनी अच्छी तस्वीर नहीं दिखेगी, कुछ आपको कल जैसी फीलिंग आ रही होगी कि 3-4 शेयर हरे निशान में, स्क्रीन रेड थी, फिर बाद में रिकवरी हुई, तो हो सकता है आज भी 19,500 को बचाओ और 600 दिखाओ, और उसके लिए 43,800 को टिकाओ और पा जाओ। ये आज से कुछ नारे हैं जो बाजार के अंदर लगते हुए ट्रेडर्स के बीच में दिखेंगे आपको। छोटे मझोले शेयर्स क्या कर रहे हैं, मेहमान कौन से ट्रेड देंगे, आगे की कार्रवाई प्रियंका और अभिषेक के पास है। अडानी स्टॉक्स की बात करते हैं ना, अडानी अपने लगभग $3.5 बिलियन डेट को रीफाइनेंस कर सकता है, इस तरह की खबरें हैं जो उन्होंने अंबुजा और एसीसी के लिए लिया था। इस वजह से भी शायद हो सकता है अडानी स्टॉक्स आज अच्छे खासे सर्ज में आपको दिख रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में पीएसयू स्टॉक्स इतना बुरा नहीं कर रहे। मिड कैप पीएसयू की बात करें आप तो चाहे वो पीएनबी जैसे स्टॉक्स हों, चाहे यूनियन बैंक जैसे स्टॉक हो, कुछ प्राइवेट बैंक्स में फेडरल येस बैंक जैसे स्टॉक्स हो, तो इतना बुरा यहाँ से मूवमेंट नहीं आ रहा। और इनफैक्ट आप दूसरे कुछ स्टॉक्स को देखें तो एफएमसीजी के भी मिड कैप स्टॉक्स बुरा नहीं कर रहे। यूनाइटेड ब्रिवरीज तो खैर इस वक्त टॉप गेनर्स में जो है, उनमें यूनाइटेड ब्रिवरीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ये स्टॉक्स हैं, लेकिन इमामी जैसे स्टॉक, क्योंकि वो जो वॉल्यूम कंट्रैक्शन पिछले कई क्वार्टर से देखी थी, वहाँ थोड़ा ईज आउट दिखा है आईटीसी के नंबर्स में, तो उम्मीद इस तरह की कि शायद क्या इमामी, मैरिको में आप देखेंगे बिल्टअप बना भी हुआ था 2-3 दिन से। मिड कैप आईटी के स्टॉक, साइंट के नंबर्स अच्छे आए हैं, आपको याद होगा एलटीटीएस के नंबर्स अच्छे आए थे, और उसके बाद हमने यहाँ को फोर्ज, परसिस्टेंट, ये वीक ही नहीं हुए, इन्होंने बिल्कुल भी, जब भी गिरावट हुई है मिड कैप आईटी ने पार्टिसिपेट ही ज़्यादा नहीं किया, और इनफैक्ट मार्च लो से चल ही रहे हैं मिड कैप आईटी काउंटर्स। गैस काउंटर्स में आईजीएल जैसे काउंटर्स फिर आज थोड़े वीक हैं। कल ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स अच्छे थे, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ दिख रही है। कुछ और फार्मा काउंटर्स में अल्कम जैसे, औरोबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ जैसे काउंटर्स, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग
जरूर देखने को मिल रही है, वहाँ वीकनेस है, चले थे और फार्मा और अल्केम जैसे स्टॉक्स भी, वहाँ पर थोड़ी सी आपको आज प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और उसके अलावा स्मॉल कैप स्पेस में अगर बात करें, वहाँ पर जो गिरने वाले स्टॉक हैं उनमें आज भी फिर से एक और अनदर 10% ऑन MMTC। तो ये तीसरा दिन है जब आप टॉप लूजर में देख रहे हैं MMTC को। और इसके अलावा दूसरे जो काउंटर्स हैं उसमें मैस्टेक वीक हुआ है, नंबर्स मैस्टेक के भी कल आए थे। MRPL जैसे रिफाइनरी स्टॉक्स चले हैं, पिछले 2-3 दिन से आप देखें MRPL जैसे चेन्नई पेट्रो, इनमें मूव थी थोड़ी सी, वहाँ पर अब आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और फार्मा भी आज आपको क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग वहाँ दिख रही है। बढ़ने वाले काउंटर्स में अगर आप वहाँ देखें तो NBCC जैसे काउंटर्स, MCX जैसे काउंटर्स और एम्बर एंटरप्राइज जैसे, डिक्सन जैसे एम्बर, और ये पूरा EMS स्पेस चल भी रहा है, यहाँ पर आपको फिर से मूव दिख रही है। और एनर्जी पैक में आपको सुजलॉन जैसे काउंटर्स में मूव दिख रही है। तो ये तो हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप के की हाइलाइट्स। अभिषेक, अब डिब्बी अभिषेक के पास चलते हैं, वो गेस्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो बाजार का पूरा हाल, लेकिन अच्छी चीज ये है इस शुरुआत में कि जहां पर शुरुआत हुई वहां से रिकवरी की बढ़िया कोशिश हो रही है। आप निफ्टी को देखिए, आप बैंक निफ्टी को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। मिड कैप बास्केट में कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर शार्प रिएक्शन है। MMTC में हमने लंबे समय तक शार्प रिएक्शन देखा ऊपर की तरफ, अब इसमें लगातार हम नीचे की चाल देख रहे हैं। आज फिर से 10% नीचे ये शेयर है, 63 रुपए के आसपास के भाव MMTC के आगे हमने 89-90 रुपए तक के भाव देखे थे, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। खैर, आगे बढ़ेंगे, फटाफट मेहमानों से ये समझेंगे कि अभी ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। संतोष, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आज की आपकी ओपनिंग ट्रेड क्या है? जी अभिषेक, मेरा जो कॉल है वो ब्रॉडर मार्केट से बिकाजी फूड्स, हम फेस्टिवल सीजन की ओर बढ़ रहे हैं और चार्ट स्ट्रक्चर भी इसका बहुत अच्छा हो रहा है। स्टॉक एक अच्छा बेस बनाकर एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देने की तैयारी में। जैसे ही स्टॉक 496 रुपए के ऊपर निकलेगा, स्टॉक में एक तेजी बनेगी, स्टॉक में हमको 520 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे करंट लेवल पर खरीदारी कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 485 का, ऊपर में टारगेट रहेगा 500-520 का। 85 का स्टॉप लॉस, 520 का टारगेट बीकाजी फूड के लिए। अक्षय, आपकी नजर कहां पर है? क्या कुछ दिखा आपको ओपनिंग ट्रेड में आज? जी, ओपनिंग ट्रेड में टाटा मोटर्स देखिए आज 1% की बढ़ोतरी से खुला है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है और ये 700 की ओर जाते हुए इसके बहुत ज्यादा संकेत दिख रहे हैं। तो इसको आप बाय करके चलना, 660 के नीचे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनाइए और मेरा मानना है कि 700 पार कर जाएगा जल्दी टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स की बाय की सलाह है। ठीक है, टाटा मोटर्स आपको प्लस करना है। 750 रुपए का भाव हो गया है और अभी भी स्ट्रेंथ इसमें कायम है, किसी तरह की प्रॉफिट टेकिंग के संकेत नहीं आ रहे हैं। और ये हमारे एक्सपर्ट्स ने इसमें मुहर भी लगा दी है कि अभी भी ये शेयर मजबूत बना रहेगा। सुमित जी, आपकी क्या सलाह है सर? क्या खरीदने या क्या बेचने की सलाह देंगे आप? नजर यहाँ पे RBL बैंक पे है। देखिए, कल के सेशन में एक लोअर टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला था, आज वही रीटेस्ट का भी कैंडिडेट है। सो करंट मार्केट प्राइस है 247, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 242 का, और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक आज या कल में 260 और 266 तक भी जा सकता है। RBL बैंक, ये शेयर सुमित जी की तरफ से। जरा बाजार के एक्शन पर लौटते हैं। अब ये तो ट्रेडिंग कॉल्स होगी आपके लिए, आज के 3 के 3 शेयर मिल गए हैं और ये तीनों के तीनों बाई साइड के मिले हैं। तो आप ये समझिए जरा, शुरुआत बाजार की कमजोर हुई, वहां से रिकवरी की कोशिश हो रही है। 19,577, मतलब कि जहां से खुले वहां से ठीक ठाक रिकवरी आ गई। और निफ्टी बैंक बिल्कुल मामूली 50 अंक की, अगर आप 40,000 से ऊपर के इंडेक्स पर देखेंगे तो कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल उसको नल एंड वाइड बात मान लीजिए। लेकिन HUL, जो कि हम हाईलाइट कर भी रहे थे कि वॉल्यूम ग्रोथ वाला जो नंबर है ना वो की है, 4% का अनुमान था, 2% का वॉल्यूम ग्रोथ आया, 0.25% शेयर कमजोर है। राघवेंद्र, HUL आपका सेंस क्या कहता है और नतीजे आपको कैसे लगे? और अब ये रिएक्शन जरा दोनों को क्लब कर दीजिए और बताइए अब क्या करना है शेयर में। अभिषेक जी, हमें लगता है ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ हालांकि +2% रही है, जो कि मार्केट से अनुमान से थोड़ी कम थी, बट एक बहुत बड़े बेस के ऊपर 2% की ग्रोथ आई है, तो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और एक गुड मॉनसून हुआ है, एग्री अच्छा रहा है और गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट मेजर्स निकाल रही है, तो जो डिस्पोजेबल इनकम है, कंजम्पशन स्टॉक्स है, वो थोड़े से बुलिश अंडर करंट में रहते हैं। और ये जो डिप आया है इन स्पाइट ऑफ गुड नंबर्स, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी HUL में। अगर 2 क्वार्टर्स के लिए भी रहते हैं तो डबल डिजिट रिटर्न, एटलीस्ट 10% रिटर्न 2500 के भाव से मिल सकता है। HUL कुड बी अ ट्रेडिंग बाय इवन एट करंट लेवल्स। रिजल्ट्स अच्छे हैं, ओवरऑल जो डोमेस्टिक मैक्रो है वो पॉजिटिव है और एक इलेक्शन ईयर में कंट्री जा रही है, इसमें FMCG बेटर करता है। डन।
एक बार मैं आपको एडवांस डिक्लाइन अब आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं बाजार को खुले हुए, ऑलमोस्ट 10 मिनट। अब आपको एडवांस डिक्लाइन भी चेक करना चाहिए, विक्स भी चेक करना चाहिए। अगर आप चेक करेंगे तो आपको साफ स्क्रीन पर दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन में अभी भी डिक्लाइंस थोड़े ज़्यादा हैं, बट फिर भी आप NSE और BSE का आंकड़ा चेक करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ठीक दिख रहा होगा। सिर्फ F&O की प्रॉब्लम है। F&O में भी प्रॉब्लम कहाँ है कि बड़े शेयर्स की प्रॉब्लम है। बड़े शेयर्स की प्रॉब्लम कहाँ, बड़े FIs की प्रॉब्लम है। इसलिए जो मैंने आपको शुरुआत में एक लाइन बताई थी ना कि FIs और ग्लोबल, मेरे लिए दो चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बाजार आपको ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग करके दिखाएगा। मेरे को थोड़ा और समय अभी F&O वाले डिवीजन को देना है। ये कम से कम 100 के नीचे डिक्लाइंस चले जाएं तो फिर मेरा काम हो जाएगा, आज की रिकवरी आएगी। नहीं तो मेरा ट्रस्ट नहीं बैठेगा बाजार पे, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा कि इंडाइसिस से मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। खैर नहीं हो, आज अगर आप निफ्टी के टॉप 50 काउंटर्स चेक कर रहे हैं ना, तो अडानी ग्रुप के दोनों शेयर अव्वल नंबर पर हैं। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट, इन दोनों में कुछ सौदे हैं तो पता करते हैं। संतोष जी दोनों शेयर चेक कर लो, अडानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स। परसेंटेज में ज़्यादा नहीं चले इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, ये पे मुझे अडानी पोर्ट ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है। स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, काइंड ऑफ डबल बॉटम बना रहा है, तो इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। इमीडिएटली इसको 805 का एक रेजिस्टेंस है, 805 क्रॉस करता है तो 815 820 तक की अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो 790 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। एक और शेयर मैं आपको शुरुआत में नोटिस कराऊंगा, काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था। आज भसीन जी ने फिर से कहा कि उनको इंट्राडे के लिए रिलायंस ठीक लगता है। एक बार ज़रा स्क्रीन पे रिलायंस लेके आइए। रिलायंस ने शुरुआत उतनी अच्छी नहीं की थी, लेकिन 5-7 मिनट के अंदर थोड़ी पोजीशंस रिलायंस के अंदर बनती हुई दिख रही हैं। ये बॉटम पे खड़ा हुआ शेयर है। बॉटम पे खड़े हुए शेयर्स पे ट्रस्ट जल्दी नहीं होता जब तक वो मोमेंटम में ना आए। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन या कुछ हल्के हाथ से ट्रेड रिलायंस में लेना समझदारी होगा। इसमें एक काम करते हैं, अक्षय से समझते हैं क्योंकि ऑप्शंस भी ट्रैक करते हैं। अक्षय, रिलायंस की कोई ऑप्शन, कैश, फ्यूचर तीनों हमारे पास हैं। आप बोलोगे तो हम सौदा पंच करेंगे, बताइए सर। जी, रिलायंस जैसे आपने बहुत ही सही कहा, बेस पे है। इस पे नजर तभी आएगी जब ये मोमेंटम पकड़ेगा। मेरे हिसाब से जिस स्तर पे अभी ट्रेड हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत ही अच्छा लेवल है आपको बाय करने के लिए। प्रायर लो था 2300, यहाँ ऑप्शंस का प्लेसमेंट देखे तो 2300 के पुट में बहुत एग्रेसिव राइटिंग है, तो ये सपोर्ट जल्दी टूटने वाला नहीं है। रिजल्ट के आगे इसमें बाइंग एक्टिविटी बनेगी क्योंकि रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस इसमें पॉजिटिव है। तो ऑप्शंस के जरिए आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करें, तो क्योंकि हम अभी एक्सपायरी वीक में जा रहे हैं अगले हफ्ते, तो आप एट द मनी की कॉल खरीद के चलना क्योंकि आपको वो सस्ती मिलेगी। तो 2300 की कॉल में आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, आज के लिए नहीं, नेक्स्ट वीक के लिए। और ये यहाँ से मेरा मानना है कि आपको ऊपर में 2350 तक बिफोर रिजल्ट दिख जाएगा। तो आपका ऑप्शन भी अगर आप अभी बाय करें तो आराम से 50% का प्रीमियम एप्रिसिएशन वो स्ट्राइक में मिल जाएगा। तो रिलायंस की बाय की राय रहेगी मेरी। स्टॉप लॉस अब बना के चले 2290 के नीचे, ऑप्शन के जरिए पार्टिसिपेट करें, एट द मनी बाय करें 2300 की कॉल, और 2350 जो स्पॉट पे एक लेवल है वहां तक आप टारगेट बिफोर रिजल्ट तक बना के चले। ठीक है, लेनी आपको ऑप्शन है, ध्यान आपको स्टॉप लॉस पे रखना है 2290 का, और आप 2300 के स्ट्राइक के ऑप्शंस चेक कर लो। आप अक्टूबर की लेना चाहो तो ठीक है, आप नवंबर की लेना चाहो तो ठीक है। ज़रा भाव चेक कर लेना, अक्टूबर वाली थोड़ी सस्ती मिलती है तो वहाँ पे ज़रा एक्सपेरिमेंट कर लेना। समय अभी भी है, 26 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। एक आपको हमने सुबह बात बताई थी कि आज मार्केट के अंदर ये नारा हो सकता है कि 19,500 को बचाओ और 600 को दिखाओ। 500 बच गया, 600 की तरफ जा रहे हैं बॉस। 43,500 को बचाओ, 43,800 किसी तरह से बैंक निफ्टी पे दिखाओ बॉस। 43,800 की तरफ हम बढ़ते हुए हमारे कदम है। मेरे को सिर्फ ये दोनों लेवल्स दिखा दो, थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन जो मैंने आपको बताया था F&O वाला ठीक करवा दो, मेरा काम बन सकता है आज का। भर के बाय कॉल्स लो, आज की शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी। बट लेट वेट फॉर सम टाइम, ये लेवल्स आ जाएं, अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, टिक जाएं, उसके बाद ये सब सौदे पंच कीजिएगा। प्रियंका, आप मेहमानों से और कुछ क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए कुछ और स्टॉक्स में एक बार हेवल्स या फिर वोल्टास, इन्हें खरीदने का क्या अभी समय आया है? इसमें थोड़ी मूवमेंट दिख रही है क्या आपको सुमित? ये देखिए, हेवल्स ने 2 दिन से बैक टू बैक एक ओपन लो का कैंडिडेट बनाया है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे वेट करना चाहूंगा। जो परसों के सेशन का हाई था 1385, अगर ये लेवल सस्टेन हो रही है तो ही यहाँ से मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा।
चलिए, ये बात तो हेवेल्स की हुई, लेकिन कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज इस वक्त कौन कौन से रहे? अब मदरसन सुमी को भी आप देखें तो धीरे धीरे ये भी स्टॉक ऊपर आया, और इनफैक्ट कई सारे ब्लॉक्स भी जो सुबह अभी लगे हैं उसमें बजाज फाइनेंस पर ब्लॉक लगते हुए दिखाई दिए हैं, और जोमेटो पे तो होना था, उसको वॉच आउट करेंगे। मदरसन सुमी को एक बार चेक कर लेते हैं। अक्षय, इस स्टॉक को एक बार चेक करेंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन, यूरोपियन ओवरसीज बिजनेस का एक हैंगओवर रहा है, लेकिन अभी ये जो पीछे धीरे धीरे ही चला है, लेकिन इसमें चाल बनी हुई है। तो मदरसन सुमी संवर्धना मदरसन का जो चार्ट स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्ट नहीं है मेरा डायरेक्शनल ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि मोर और लेस ये एक चॉपी ट्रेड हो रहा है। जो शॉर्ट टर्म की आप अगर एक्टिविटी देखें तो 95 के स्तर पे जहां चल रहा है वो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के लिए सही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको वेट एंड वॉच मोड पे रखना चाहूंगा। अगर 92 93 के रेंज में मिल जाए तो वो शायद बाय के लिए अपीलिंग रहेगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच पे रखे, पार्टिसिपेट करने में मुझे इतना कंफर्ट नहीं दिख रहा है एट द करंट रेट इन मदरसन सुमी। ठीक है, मदरसन सुमी पर ये व्यू। संवर्धन मदरसन, कंपनियां अलग हो गई हैं, 2 कंपनियां हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन में नेस्ले में नतीजों के दम पर कल अच्छी तेजी थी। आज भी ये लीड कर रहा है निफ्टी को, 1% से ज्यादा की तेजी है, और 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट शेयर विभाजन आया है। 140 रुपए का डिविडेंड है, और ये दोनों चीजें कम से कम शेयर को अभी अच्छा सपोर्ट दे रही हैं। नेस्ले, अक्षय, क्या आपकी राय है, ये तेजी कब तक देखेंगे हम शेयर में? बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली चला है नेस्ले में। 2200 से कोई रोक टोक नहीं है। आज भी जिस तरह से ओपनिंग ट्रेड रहा है, डेरिवेटिव की पोजीशनिंग है, ऑप्शंस की एक्टिविटी जो हालांकि लिमिटेड रहती है ये स्टॉक में, फिर भी ओटीएम कॉल्स में काफी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये रैली 24,800 ये आपके शॉर्ट टर्म के टारगेट्स दिख सकते हैं नेस्ले में। तो और 400-500 रुपए की अपसाइड गुंजाइश है अगर आप ट्रेडिंग के नजरिए से देख रहे हो। बाकी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म चार्ट्स अभी भी स्ट्रांग है, बस ओवरबॉट है। तो शायद ट्रेडिंग के मायने से 24,800 के आसपास एक बार ये स्टॉक एक टेम्पररी स्टॉप ओवर ले सकता है। ट्रेडिंग के लिए जरूर बाय रेकमेंड करूंगा, करंट रेट पे भी बाय रेकमेंड करूंगा। 24,000 का सपोर्ट है, 24,800-850 तक आप इसमें टारगेट बना के चलो। करीब 25,000 रुपए के आसपास ये शेयर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन एनबीसीसी क्या 100 रुपए तक जाएगा इस साल के अंत तक, क्योंकि लगातार मोमेंटम देख रहे हैं। संतोष जी, आपका जवाब क्या होगा? डेफिनेटली मैं उस कैटेगरी में आता हूं जो बिलीव करता है कि शायद एनबीसीसी 3 डिजिट में जा सकता है, जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस हिसाब से सेक्टर मोमेंटम है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को इस स्पेस पे बैट करना चाहिए, और यहाँ से लगता है कि शायद ये 100 रुपीज तक जा सकता है। एनबीसीसी की बातचीत कर रहे थे, और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम महीने भर में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 25% के आसपास के गेंस इस शेयर में हो चुके हैं। एमसीएक्स हम देख रहे हैं कि 2,000 रुपए के नीचे ना ब्रीफली आया था, जब सेबी ने रोक लगाई थी कि आप 3 अक्टूबर को लॉन्च मत कीजिए अपना डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म। उसके बाद थोड़ा नीचे आया, जो सारे के सारे सिग्नल ग्रीन हो गए, फिर से ये शेयर चल रहा है, और अब 2245 रुपए के आसपास के भाव दिख रहे हैं। 3% की बढ़िया तेजी एमसीएक्स में दिख रही है। सुमित जी, एमसीएक्स कैसा लग रहा है आपको शेयर, और क्या टारगेट सुझाएंगे इसमें आप? अभिषेक जी, बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। देखिए, अगर आप लॉन्गर टाइम व्यू देखेंगे वीकली पे, तो करंट वीक का जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिछला जो सबसे हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग था वो था अक्टूबर 21 में, एंड द लेवल वाज 2070 का। तो बिल्कुल ये अपना यू बॉटम रिकवरी करके और न्यू हाई की तरफ कंटिन्यू मोमेंटम बना रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं, और 2400 का जो रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा हमारा। सो एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वन कैन मेंटेन 2150। देखिए, बाजार थोड़ी सी कोशिश तो कर रहा है अपने आप को ठीक करने के लिए। बैंक निफ्टी में जो सिर्फ गिरावट है वो 15-16 पॉइंट की ही रह गई है बस, और किसी भी झटके में अपने आप को हरे निशान में भी कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हरे निशान में आना अचीवमेंट नहीं है, इसको उस लेवल के हिसाब से लेके आना वो अचीवमेंट है। 43,800 को आप पहले 1 घंटे के अंदर ले आते हैं ना, तो डर और खौफ बैठेगा ट्रेडर्स के मन में जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, अदरवाइज़ नहीं बैठेगा। और अगर आप निफ्टी चेक कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी 60 पॉइंट की गिरावट अभी भी आपको दिख रही है। तो रिकवरी करने की कोशिश तो है, लेकिन एक ही झटका सेलिंग का लेते आते हैं और वापस से उसको नीचे ड्रैग कर जा रहा है। ठीक है, इसलिए लेवल्स आ जाएं उसके बाद ही हम सब काम करेंगे, अदरवाइज नहीं
करेंगे। विक्स के अंदर तो बिल्कुल ज़ीरो ट्रेड है, विक्स तो कुछ हिलडुल नहीं रहा। एक दो शेयर मेरे लिस्ट में और नोटिस हो रहे हैं। एक बार मैं आपको ज़रा HUL वापस से दिखाना चाहता हूँ। असल में आज HUL को लेकर चर्चा हुई थी। 45-48 रुपये तक ये डिप दिखाया था इसने, थोड़ा सा रिकवर किया है करीब 10 रुपये के आसपास। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा और रिकवर करेगा आगे चल के, लेकिन उसके लिए बाजार का ठीक होना ज़रूरी है। आप ले आओ ना इंडेक्स को, थोड़ा सा ठीक करो। HUL की रिकवरी हम आपको दिखाते हैं कैसे शानदार आती है। ये मार्केट के टिपिकली इंस्टीट्यूशनल्स के प्लेयर हैं, वो लेवल्स हर चीज़ चेक करने के बाद ही सौदा पंच करेंगे, और आजकल तो आर्टिफिशियल चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक शेयर है लिस्ट में और वो है IGL। आज जब रिपोर्ट आई थी जेफरीज की, उन्होंने सीधा 100 रुपये टारगेट इसका घटाया, उन्होंने सीधा बाय से इसको सेल कर दिया। संजीव भसीन जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि IGL ठीक शेयर है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहिए। शेयर 9% नीचे है, एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्या ये? एक बार संतोष जी आपको चेक करना है, किसी स्ट्रॉन्ग बेस पे आके रुक गया है। जो जेफरीज कह रहा है 100 रुपये घटा देंगे हम इसका टारगेट, उसका 50% टारगेट आज ही अचीव हो गया। 100 रुपये कम कर रहा था, 50 रुपये आज ही मिल रहे हैं उसको। इस काउंटर की बात करें तो 410 से 405 के बीच में एक अच्छा डिमांड जोन है, वहाँ इसको रुकना चाहिए। ये फॉल जो है वहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। तो जो कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहता है, एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहता है, तो इस रेंज में आके ट्रेड ले सकता है। स्टॉप लॉस सिर्फ 399 का लगाना है, 5-7 रुपये का। और अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो शायद हमको 440-450 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, कुछ और ट्रेड पकड़ने की ज़रा कोशिश करते हैं। आज मेरे को ना एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, मैं इंडाइसिस के साथ शेयर्स को चेक करता हूँ तो मैं सौदे नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन आपको मैं एक शेयर नोटिस कराता हूँ। टाटा कॉफ़ी और एक BBTC दोनों दिखाइए ज़रा। टाटा कॉफ़ी और BBTC का मतलब बॉम्बे बर्मा, दोनों को एक साथ स्क्रीन पर रखिएगा। सुमित जी आपको ज़रा देखना है इसमें से एक। टाटा कॉफ़ी सीधा कॉफ़ी बना भी रही है, बेच भी रही है, इनके प्लांट्स भी सब कुछ है। BBTC ट्रेडिंग वाली कंपनीज है, ये भी कॉफ़ी में डील करते हैं, बड़े ट्रेड करती है। आप ज़रा दोनों देख के बताइए। एक शेयर 11% ऊपर है और एक शेयर अभी फ्लैट है। टाटा कॉफ़ी BBTC को देख के थोड़ा कैच करेगा क्या, बॉम्बे बर्मा को देख के? देखिए टाटा कॉफी में जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है। आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो अराउंड 250 का अपना लेवल था तो वो बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया था, और 250 को क्रॉस करने के बाद भी मूवमेंट इतना बढ़िया नहीं बना। तो हाईएस्ट जो बना था वो 270। तो अगर ट्रेडिंग का नजरिया या फिर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो BBTC का रहेगा। BBTC ने देखिए अपना एक 1150 से 1160 का जो जोन था उसको रिटेस्ट किया है, पिछले 4 सेशन से यहाँ पे सस्टेन करके आज एक मूवमेंट दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बाइंग बनती है वो BBTC में बन रही है, और हमारा जो टारगेट एक्सपेक्टेशन है दैट इज अराउंड 1450। ठीक है, ये तो बात हो गई BBTC पर। अल्कॉन इंजीनियरिंग में 2.5% की मूव है। कंपनी ने यहाँ पर भी एक गाइडेंस जो दी है वो 30% ग्रोथ की बताई थी। FY 23 और 24 के लिए जो गाइडेंस है वो 2000 करोड़ की बताई थी, और आज आप 2-2.5% की मूव देख रहे हैं। कैपिटल गुड्स के कुछ और स्टॉक्स भी चल रहे हैं, पर अल्कॉन इंजीनियरिंग भी काफ़ी चला है और फिर से एंट्री के मौके भी स्टॉक ने दिए हैं। क्या ये एक और लेगअप, नेक्स्ट लेगअप के लिए तैयार हो रहा है अक्षय? जी, एलिकॉन इंजीनियरिंग एक रिकवरी तो पे करने का कोशिश किया था 840 तक, बट अब देखें तो बार बार थोड़ा अपसाइड में इसमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल अब अगर ट्रेड के हिसाब से देखें तो कोई रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ मुझे कुछ सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहे इसमें। हालांकि 760 और 840 ये बड़ा रेंज है, तो कोई ट्रेड देख नहीं पा रहा हूँ इसमें जहां पे श्योरिटी हो कि यहाँ से उछल जाए स्टॉक। तो कंफ्यूजन है उसमें, मैं अवॉइड करना चाहूंगा फॉर ट्रेडिंग एट द करंट रेट। ऑटो एंसिलरी के कई कुछ काउंटर्स जो आज तेज है, उसमें गैब्रियल, GKW, यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स की बात थी। 14% आज चला हुआ है इनफैक्ट। क्या एक बार के लिए यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें या तेजी और बढ़ सकती है GKW में, संतोष? प्रियंका, इस काउंटर के बारे में थोड़ा सा कहना मुश्किल है। इसका चार्ट डिस्टॉर्टेड और वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि एक बार आप तो एटलीस्ट 60-70% तो प्रॉफिट बुक कर ही लीजिए, और बाकी पोजीशन के लिए आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। आज के छोटा स्टॉप लॉस आज का जो लो है 1605 के आसपास वो रहेगा। मेजर स्टॉप लॉस आपके लिए 1490 का बनता है। अच्छा, ये डिस्क्लेमर हम भी दे दें कि मार्केट कैप भी सिर्फ 1000 करोड़ की है, वॉल्यूम कम रहते हैं, स्मॉल कैप है, लेकिन 2 दिन से जो मूव दिख रही है उसके बाद एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। यानी कुछ और क्वेश्चंस जो डिम्पी और अभिषेक भी लेना चाहेंगे। डिम्पी, ओवर टू यू।
कुछ एक शेयर्स चेक कर लेते हैं। प्रियंका माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा 10 सेकंड बाद आपके पास इसलिए आ रहा है कि एक्चुअली मैंने एक शेयर के मैं चार्ट देख रहा था, तो मैं उसमें इतना डूबा हुआ था कि मेरे को आपका टॉस एकदम से पता नहीं चला, इसके लिए माफ़ी। खैर, मेरे पास इरकॉन और रेलवे के RVNL ये कुछ एक शेयर्स हैं। मैं ये सोच सोच के हैरान हो रहा हूँ कि इतना चल गए हैं, अभी हमारी हिम्मत तो हो नहीं पाती है, लोगों की फिर भी हिम्मत है, लोग रख रहे हैं, ले भी रहे हैं, प्लस भी कर रहे हैं। और कितना चलेंगे इसका जवाब है सुमित जी के पास। सुमित जी, इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, इरकॉन और RVNL, कितना और चलेंगे, ये सवाल है मेरा। देखिए, बहुत बार टेक्निकली हम इंडिकेटर्स का भी हेल्प लेते हैं, तो मुझे यहाँ पे जो ज्यादा बेटर लग रहा है वो इरकॉन लग रहा है। तो इरकॉन ने देखिए एक फ्रेशली मोमेंटम गेन किया है। आप अगर RSI वगैरह देखेंगे तो 60 का सपोर्ट लेके यहाँ पे एक बाउंस दे रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी भी जिनके पास ऑलरेडी होल्ड किया है या फिर किन्होंने न्यू पोजीशन बनाई है, तो मैं यहाँ पे मेंटेन करना चाहूंगा 145 का स्टॉप लॉस। और मुझे लग रहा है कि ये अपना हाई जो क्रॉस करेगा तो लग रहा है कि ये 200 तक फिर से एक मूवमेंट यहाँ पे बना सकता है। सो 145 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लिस्ट में मेरी एक जेके पेपर को मैं 2-4 दिन से देख रहा हूँ, और मैंने अपनी गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम से बोला हुआ है कि जेके पेपर के मैनेजमेंट ले आइए। मैनेजमेंट पता नहीं क्यों नहीं आना चाहती है, तो हम ऑन एयर ही बोल देते हैं, मैनेजमेंट जी अगर आप सुन रहे हो तो जेके पेपर की आप आइए, पधारिए और ज़रा बताइए आपका शेयर अच्छा चल रहा है। हमारे पास खबर यह है कि आप दाम भी बढ़ा रहे हो, और हमारे पास खबर ये भी कि आप ज़ोरदार खपत के अंदर भी हो आप। तो ज़रा 2-4 चीज़ें हमें इससे पता करनी है। तो जेके पेपर के मैनेजमेंट अगर सुन रहे हो तो कृपा करके हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम से संपर्क करके टेलीविज़न स्क्रीन पर आके ज़रा बताइए, हम भाव चेक करवा लेते हैं। कौन चेक करेंगे? अक्षय जी से करवाते हैं। अक्षय जी, ज़रा देख के बताइए। तो जेके पेपर बहुत ही अच्छा दौड़ लगा है 320 एक से मिनट के लिए रुकिए, देश की वित्त मंत्री अपना एक बयान दे रही है, पहले उनको सुनते हैं फिर आएंगे जेके पेपर पे। I'm setting before you my little expectation from this 3-day session, but I'll also place before you those concerns which are in my mind even as I talk. Globally, we don't need to hesitate any longer to say the multilateral institutions, not just banks, development banks, but even otherwise, whether it's the UN, the Security Council, or any other, WHO, WTO, are less than effective from where they were made into institutions, from at the point when they were brought in. The level of effectiveness by their intervention that they were to bring in the global scenario is today at less than ideal position. Now, because they've become less effective, we've reached a stage where what we took for granted is no longer to be taken for granted. We thought that if there is a disruption somewhere, the WTO would come into play. If there is a huge big pandemic, the WHO would come to play. Similarly, in developmental agenda of different countries at different levels of development, there would be timely and periodic interventions with which you will see some change with the spirit of inclusiveness, so that less developed countries will also have some traction towards achieving their aspirations. But we find that less effective in all across the board in all these institutions. So that's one factor that we keep before us, and in that I'll begin by thanking Larry Summers and N.K. Singh for having come up with some kind of a document which all of us can use, in which I can see Nick Stern and others here, who have all participated to, in a very short period of time, apply their mind and come up with something which the G20 has appreciated, welcomed, and now it has tasked one of its own group to go into how the recommendations can be put to action. So the Brazilian presidency next is going to have to take that task on. But with the G20 members all being on board in one voice, you have a good task cut out for the next presidency.
But that underlines the fact that everyone agreed. वित्त मंत्री क्या बोल रहे हैं हमने नीचे बाकायदा नीचे आपके लिए लिख दिया है ताकि आप सुन भी रहे होंगे और आपको नीचे हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है कि वित्त मंत्री क्या बयान दे रही हैं। मार्केट्स पे लौटते हैं। बैंक निफ्टी तो हरे निशान में आ गया, उसने अपना काम किया है आज का, लेकिन निफ्टी के पास अभी भी 60 पॉइंट का गैप है। ये इसको भरना होगा। HUL जैसे बड़े शेयर्स ने इसको आज रोक लिया, ITC ने रोक लिया, अदरवाइज तो रिलायंस ने पूरी हेल्प इसकी की थी। कोई बात नहीं, इंडेक्स मैनेजमेंट चलता रहेगा सो चलता रहेगा। JK पेपर पे हम राय ले रहे थे अक्षय से। अक्षय, JK पेपर को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी और चलेगा, मैनेजमेंट जब कनेक्ट होंगी तब कनेक्ट होंगी। आप जरा भाव से बता दीजिए अभी और कितना चलेगा? करीब 3% आज भी ऊपर है। जी, JK पेपर ने बहुत अच्छी दौड़ लगाई है और ये मोमेंटम और बरकरार है। मेरा मानना है 440 के लेवल छू जाएंगे जल्दी, तो मोमेंटम इंटैक्ट है। 440 का टारगेट बना के चले। अभी यहाँ पे 390 और 400 के बीच आपका बेस बन चुका है, तो मोमेंटम राइड करने वाली बात है। तो स्टॉप लॉस ट्रेड का रहेगा 385, टारगेट रहेगा 440। वहां पे मैं रेकमेंड करूंगा ट्रेडिंग वाले, अगर वहां पे छू जाए तो प्रॉफिट एक बार ट्रेडिंग वाले आप बुक कर लीजिए, वहां रिव्यू कर लेंगे वापस। पर बाय की रिकमेंडेशन है, कंटिन्यू होल्डिंग द स्टॉक और बाय फ्रेश। चला JK पेपर कड़क तेजी, लेकिन हम देख रहे हैं क्रूड का इंपैक्ट ना स्टॉक्स पर दिख रहा है। आप इंटरग्लोब को अगर देखेंगे तो 2% शेयर ये नीचे कारोबार कर रहा है। 2500 रुपए के नीचे के भाव हैं इंटरग्लोब एविएशन की। और चूंकि पूरा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होता है एयरलाइंस का ना, उसमें करीब करीब 55 से 60% क्रूड का ही होता है, तो निश्चित तौर पर आसाना आना स्वाभाविक भी है। दिन के निचले स्तर पर कारोबार हो रहा है। संतोष जी, इंटरग्लोब क्या इसमें शॉर्ट कर सकते हैं? क्या कुछ मौके बनेंगे? ये अभिषेक मेरी नज़र पे इंटर ग्लोब एविएशन पर ही है, बट अभी जिस लेवल पे खड़ा हुआ है ये एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज का क्लस्टर है, तो मैं वेट करूंगा। ये अगर 2470 के नीचे 5 मिनट ट्रेड करता है तो फिर शॉर्टिंग साइड हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर 2470 के नीचे ट्रेड करता है तो आप शॉर्ट करिए। स्टॉप लॉस रहेगा फिर आपका 2500 का, नीचे फिर जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2420 का। ठीक है, 2420 का लेवल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इंटर ग्लोब एविएशन के लिए। चेन्नई पेट्रो 500 से लेकर 600 की जर्नी एक झटके में तय की थी शेयर ने, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 5 से 6% के आसपास की गिरावट है। चेन्नई पेट्रो में 565 रुपए के आसपास का भाव है। चेन्नई पेट्रो क्या अभी और फिसलेगा? अक्षय, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में फिसलेगा, उसका फिसलने का दौर चालू हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग ओपनिंग ट्रेड्स में दिख रहा है कि 575 से 600 में आधे घंटे में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, तो 525 पे शायद ये रुक जाए। तो ट्रेडिंग वाला शॉर्ट टर्म वाला ये गिरावट है, कोई पैनिक वाला गिरावट नहीं है। ओवरबॉट है, काफी चला था स्ट्रॉन्ग, उसके चक्कर में प्रॉफिट बुकिंग है। तो री एंट्री अगर आपको करना है ये स्टॉक में तो 525 ये लेवल आप नोट करके रखिए। जब भी ये लेवल मिल जाए तो बाय करने की राय रहेगी। फिलहाल आप अगर आपके पास है ट्रेडिंग वाली पोजीशन है तो एक बार हल्के हो जाइए, री एंट्री कीजिए डिप में। तो ये मेरी राय रहेगी चेन्नई पेट्रो में। अच्छे चले भी हैं तो एक बार के लिए वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, री एंटर करने के लिए आप नीचे के लेवल देखें, यानी मोमेंटम बरकरार होगा। जब भी री एंटर करने की सलाह भी अक्षय दे रहे हैं नीचे लोअर लेवल्स पर। लेकिन इस बीच ऑप्शंस के ट्रेड कहां पर ढूंढे जा सकते हैं? एक बेस्ट सबसे इस वक्त जो प्रॉफिटेबल ऑप्शन का ट्रेड है वो ढूंढ कर लाए हैं रत्नेश गोयल हमारे लिए, हमारा खास सेकंड ऑप्शन का चैंपियन। आइए बात करते हैं उनसे। बताइए रत्नेश, गुड मॉर्निंग, कहां पर आज ट्रेड दिख रहा है और ऑप्शंस के जरिए? गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर का कॉल में थोड़ी सी अच्छे मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। काफी अच्छा ऑप्शन डाटा बिल्टअप हो रहा है इसमें। तो टाटा मोटर का कॉल स्ट्राइक 670 का लेना चाहिए यहाँ पे 11 रुपए के आसपास में। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 18 रुपए का टारगेट मुझे लगता है इसमें आ सकता है। तो जो मैक्सिमम लॉस होगा इसमें 4275 तक का होगा। जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो 9975 तक का हो सकता है। पर ये तीसरी कॉल है पिछले 2 दिन के अंदर ही, और प्लेन वेनिला कॉल में भी पैसा बना है लोगों का। हमारे एक्सपर्ट्स ने इसी सेगमेंट में आके टाटा मोटर्स की कॉल दिया और अब आप 670 की स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट एट द मनी की कॉल है ये। 11 पर खरीदें, लेकिन टारगेट 18 रुपए के लिए। स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो आप देख रहे हैं, रिस्क डिस्क्लोजर, आप क्लियरली इसको असेस करके ही इसमें ट्रेडिंग की राय लें। लेकिन बढ़ेंगे आगे, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और हैवी वेट्स में ही देखते हैं। इनफैक्ट बैंक्स जिस तरह की पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं और स्पेशली प्राइवेट बैंक से अब फ्लैट टू पॉजिटिव काम करते हुए आपको एक्सिस बैंक, HDFC बैंक दिख रहे हैं। यहां से रिकवरी ट्रेड के लिए प्ले करना चाहिए अक्षय क्या?
प्राइवेट बैंकिंग में अब देखिए पहली बार तो बैंक निफ्टी ने एक अहम स्तर ब्रेक करा है जो है 43,800 का। तो क्लियरली बैंक निफ्टी में मोमेंटम डाउन है। हालांकि आप डेली ट्रेड्स देखेंगे तो बाजार होल्ड कर लेता है डे ट्रेडिंग में, पर एक नेगेटिव डायरेक्शन होने के कारण गैप डाउन हो रहा है। तो ऐसी कोई बड़ी मजबूती नहीं दिख पा रही है मुझे। पहले एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो हालांकि 1500 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है एचडीएफसी बैंक में, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग की एक्टिविटी है। तो मोमेंटम चेज करने वाला स्टॉक नहीं है। अगर आप इसे जमा करके रख सकते हैं, ये ट्रेड को आप 10 से 15 दिन का टाइम फ्रेम दे सकते हैं, तो ही आप बाय कीजिए। मोमेंटम नहीं मिलेगा जल्दी, आपको थोड़ा टाइम ले लेगा बेस सेट होने में, जो करीबन 1490 से 1510 ये एरिया बेसिंग है। तो बाय करने की राय है, पर जल्दी आपको इसमें जवाब नहीं मिलेगा। शायद 10-15 दिन आप होल्ड कीजिए, सपोर्ट से रिकवर कर जाए तो 1550 के टारगेट रिविजिट हो सकते हैं। तो बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 1480, थोड़ा टाइम दीजिए ट्रेड को, और आप 1550 का टारगेट एचडीएफसी बैंक में बना के चलिए। इस बीच आईजीएल पे अभी 10% तक का मूव आया है और ये 10% नीचे आ गया। 2-4 सेकंड के लिए इसमें एक सर्किट लगा, शायद अभी सर्किट खुल भी जाए थोड़ी देर में, क्योंकि डेरिवेटिव का ट्रेड है, यस टिक आना शुरू हो गए। ये 2-4 सेकंड मिनट्स का ही आपको वो लगा होगा इसमें लोअर फ्रीज। हालांकि देखते हैं ये, अगर क्योंकि इसमें बाइंग आ जाएगा ना तो फिर लोअर फ्रीज ब्रेक हो जाएगा। इसकी अपनी कैलकुलेशन होती है कि इतने मिनट तक इतने सौदे एवरेज पे पंच होंगे तभी ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा टाइप इस तरह से। अभी वो बताने का समय नहीं, क्योंकि एकेडमिक्स के अंदर है वो सारा मैटर, बट फिर भी आईजीएल आपको मैं नोटिस करवा रहा था। एक शेयर और इंडसन बैंक, आप नीचे ना उसकी कमेंट्री देख पा रहे होंगे, वो ये कह रही हैं कि अगले 3 सालों में हमारा जो ग्रोथ है वो करीब 13% तक के आसपास का होगा। इंडसन बैंक एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए। बैंक निफ्टी का एक मेजर कंटेंडर है, बैंक निफ्टी रिकवरी भी कर रहा है। इंडसन बैंक भी डेज हाई पे है, नीचे बयान आ रहा है 18 से 23%, माफ़ कीजिए 13 बोला गया मेरे से, 23% तक की ग्रोथ दिखा रहा है। एक बार सुमित जी आप चेक करेंगे क्या इसको? देखिए डेली बेसिस पे जब आप देखेंगे तो एक 1470 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है बिल्कुल। लेकिन जो व्यू है ओवरऑल स्टिल बुलिश है। जिनके पास पोजीशन है यहाँ पे आप बने रहिए। अगर बड़ा सा स्टॉप लॉस देखें तो 1400 का जो लेवल है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहिए। 1470 के ऊपर हमें लग रहा है कि ये नेक्स्ट लेवल जो है 1560 तक जा सकता है। ठीक है। बॉम्बे बर्मा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नोटिस कराया था बीबीटीसी। बॉम्बे डाइंग, एक बार इस शेयर को भी आप दिखा दीजिए। तो बॉम्बे बर्मा, बॉम्बे डाइंग दोनों शेयर्स आज ठीक चल रहे हैं। ये 11% ऊपर है। एक बार बॉम्बे डाइंग भी दिखाइए, 5% है। संतोष जी इसमें कोई ट्रेड है क्या बॉम्बे डाइंग में? बॉम्बे डाइंग की बात करें तो अच्छा मोमेंटम जरूर है, लेकिन आप नोटिस करिएगा कि पिछली बार जो अभी इसने 14 सितंबर को हाई लगाया था 168 के आसपास ही लगाया था, तो हम उसी के आसपास है। तो वेट करते हैं, अगर वो लेवल क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो फिर एंट्री लेंगे, अदरवाइज अभी अवॉइड करेंगे। इरकॉन करीब 4% ऊपर आ चुका है। एनबीसीसी 3.5% है। आज एनबीसीसी का जवाब सुनकर संतोष जी का बहुत बढ़िया था। वो उस कैंप में है जिसमें उनको लगता है कि एनबीसीसी 100 के पार हो जाएगा। ये अच्छा पॉइंट है, और मैं बोलूँगा कि काफ़ी सारे लोगों की तपस्या का फल मिल जाएगा। उन्होंने बहुत लोगों ने वेट किया है, बहुत लोगों ने इसकी एवरेज की है। ये शेयर चलता ही नहीं था, लेकिन अभी चल रहा है। आप इसका एक काम करेंगे, सिर्फ हफ्ते भर का सिर्फ चार्ट दिखा सकते हैं एनबीसीसी का, या 10 दिन का दिखा सकते हैं। तो जो 10 दिन में इसने कमाल किया ना, कई बार इस साल में अरबे में नहीं करता था। तो इसी तरह के हम शेयर पकड़ पकड़ के आपके सामने लेके आते हैं, मार्केट पे खुद भी दिखते हैं अपने प्राइस एक्शन से, और एक्सपर्ट आपको व्यू दे देता है। ये आप देखिए 17% सिर्फ 7 दिन में 10 रुपये चला, 63 से 73 रुपये हुआ है ये। तो ये एक अच्छा साइन है कि इस तरह के शेयर रुके हुए शेयर थोड़े मोमेंटम में आ गए वापस। अंबर एंटरप्राइजेस, एक बार ये शेयर पे और रिकमेंडेशन चाहिए, उसके बाद फिर अभिषेक अपने सवाल के साथ आगे आएंगे। सुमित जी आप जरा चेक कीजिए अंबर एंटरप्राइजेस। अंबर एंटरप्राइज में देखिए एक यू बॉटम रिकवरी इसने स्टॉक ने की थी। काफी टाइम तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था बिलो द लेवल्स ऑफ 2000। अब देखिए फिर से एक फ्रेश मोमेंटम बना, और अगर आप
डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन बन चुका है। तो मैं स्टॉक में अभी भी बने रहने की सलाह दूंगा जिनके पास भी है, और जो फ्रेश मोमेंटम बनेगा वो 3100 के ऊपर बनेगा। 3100 के ऊपर एक अपना ये गैप फिलिंग करेगा टिल द लेवल ऑफ 3370। तो बिल्कुल आप यहाँ पे होल्ड कीजिए अपनी पोजीशंस को। पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। पंप वाले शेयरों में कल हम काफी रौनक देख रहे थे और आज भी हम देख रहे हैं कि शक्ति पंप में अच्छी तेजी है। 6% ये शेयर ऊपर है। कल बड़ी तेजी थी, हालांकि थोड़ा सा नीचे आया है खुलने के बाद ये, लेकिन अगर आप 6 महीने में देखेंगे शेयर करीब 2.5 गुना हो गया है। महीने भर में अच्छा खासा रिटर्न है। मल्टी बैगर ये साबित हुआ है। और कल शक्ति पंप के साथ साथ रोटो पंप, केएसबी पंप इस फ्लेवर में चल रहे थे। शक्ति पंप को दरअसल महाराष्ट्र सरकार से एक ऑर्डर मिला, उससे चलते ये हमने तेजी देखी थी। अक्षय, आप जरा व्यू दीजिए। शक्ति पंप चूंकि चला बहुत है, तो क्या ये ठीक होगा कि अब जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बांध लें, और या फिर ये बेहतर ये होगा कि मोमेंटम चूंकि बरकरार है तो स्टॉप लॉसेस अपने बड़े धीरे धीरे अच्छे से ट्रेल करते रहे ऊपर की तरफ? जी, मोमेंटम बहुत ही बढ़िया रहे। अगर आप 2 दिन की बात करें तो 950 से लेके 1200 तो बहुत ही बढ़िया रैली करा है स्टॉक ने। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले अगर ट्रेडिंग वाली पोजीशन है, क्योंकि 2 दिन में इतने बड़े रिटर्न तो बहुत ही बढ़िया है। मैं कहूंगा स्टॉक के स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, बस रिटर्न बहुत ही जल्दी मिल गए 2 दिन में, तो उसके चक्कर में मैं प्रॉफिट बुकिंग की राय दे रहा हूँ। वापस 1100 जो कल का और आज में गैप है, वहां पे आपको अगर मिल जाए स्टॉक, शायद आज मिले या मंडे को मिले, वहां पे वापस आपको री एंट्री करना है। 1100 में री एंट्री कीजिए। अगर आप ट्रेड में टाइम देंगे 10 से 15 ट्रेडिंग सेशंस का, तो 1275 ये मेरा टारगेट बनेगा शक्ति पंप में। तो फिलहाल ट्रेडिंग वाली पोजीशन बाय कर लीजिए अगर आपने बहुत अच्छे प्राइस पे एंट्री की है। फ्रेश बाइंग प्राइस बनेगा 1100 के आसपास, तो बाय की रहे हैं तो ये 2 लेवल फॉलो करके आपको चलना है। ठीक है, शक्ति पंप्स पर ये व्यू अक्षय का। संतोष जी, आप जरा ना ये क्रेन सर्विस वाले जो कंपनीज हैं ना, जैसे कि एक्शन कंस्ट्रक्शंस हो गया, सांगवी मूवर्स हो गया, और ये शेयर हम लगातार मोमेंटम देख रहे हैं और बाजार के सेंटिमेंट से भी इनका कोई खास ताल्लुक नहीं है। बाजार की दिशा चाहे जो भी हो, शायद ये शेयर चलते रहेंगे क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है और लगातार हम बाइंग देख रहे हैं। आज भी अगर हम एस को देखेंगे करीब करीब 5% ऊपर ये शेयर है। सांघवी मूवर्स, वहां पर कल हम तेजी देख रहे थे, आज 1-1.5% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। ये दोनों शेयर आप जरा चेक कीजिए और बताइए कि अभी क्या करना है, क्योंकि उम्मीद तो इसी बात की है कि इनके लिए मौके बने रहेंगे, शेयर ऊपर जाते रहेंगे। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी इन दोनों शेयरों में? यस, वैसे एक्शन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैं जब से ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ा हूँ उसी समय से डिस्कस करते आ रहे हैं। उस समय 80 रुपए का था 2 साल पहले और स्टॉक वहां से 800 रुपए आ गया। कैपिटल गुड्स स्पेस में हमारा वन ऑफ टॉप पिक है और मुझे लगता है अभी भी पोटेंशियल बहुत है। यस, स्टॉक रैली काफी कर चुका है, तो मैं कहूँगा एज ए ट्रेडर हो तो आपको अभी स्ट्रक्चर अच्छा है। 800 रुपए का टारगेट नजर आता है, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 700 का। लेकिन अगर किसी भी वजह से मार्केट की वजह से गिरावट मिल जाती है, आपको लकीली 550 के आसपास मिल जाता है, तो दैट विल बी ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैपेक्स साइकिल है उसका भी बेनिफिट मिलना इसको बाकी है। सांघवी मूवर की भी बात करें तो सिमिलर स्ट्रक्चर है। इस स्टॉक ने भी हमने अच्छी रैली देखी है, 1 वे रैली देखी है और अभी भी इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। नीचे 650 का एक अच्छा सपोर्ट है, 750 का लेवल क्रॉस करता है तो हमको 850 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। राइट, बिल्कुल। ये वेल्थ क्रिएटर रहा है। एएसपी और सांघवी मूवर्स भी रिच मशीन्स बनाते हैं ये, और इन स्टॉक्स को हमने कई बार डिस्कस भी किया है। स्वदेश के व्यूवर्स को पता होगा कि लोअर लेवल से हम इस स्टॉक को डिस्कस करते आ रहे हैं और लगातार इसमें अच्छी मूव पिछले 6 महीने के अगर आप चार्ट देखें तो कम से कम 50 से 60% की मूव दिखी होगी सांघवी मूवर्स जैसे स्टॉक में, और एस तो और ज़्यादा चला है। लेकिन चलिए एक बार